Okay, so in the name of Allah, the most beneficent and the most kind to all of us. Assalamu alaikum. So this is Sir Naseem Zulfikar and जैसे कि हमने जो है वो एक प्लान किया आज ओरिएंटेशन, इसके हवाले से मैंने अपने यूट्यूब चैनल पर जो है वो आपको बताया, सोशल मीडिया पर भी बताया, तो उसके थ्रू आप यहाँ पर जमा हैं और यकीनन आप सारे वो स्टूडेंट्स हैं जो कि सेकेंड ईयर से ताल्लुक़ रखते हैं या आई थिंक कोई इम्प्रूवर होंगे और 2024 में नेक्स्ट ईयर आप ई-कैट या एम-डी-कैट के एग्ज़ाम्स देने वाले होंगे। तो यकीनन आप में से कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो शायद जो है प्री इंजीनियरिंग स्ट्रीम से ताल्लुक़ रखते होंगे या कोई ऐसे होंगे जो प्री मेडिकल स्ट्रीम से ताल्लुक़ रखते होंगे। ठीक है, तो प्री मेडिकल वालों का तो यही ड्रीम है कि वो एम-डी-कैट के एग्ज़ाम 2024 में दें और उसके थ्रू MBBS BDS की कोई एक सीट जो है वो ऑब्टेन करें। और ई-कैट वाले माइंड में ऐसे ही होता है कि लाइक हम सेकेंड 2024 में नेक्स्ट ईयर हम जो है वो NED के जो है वो एंटी टेस्ट में शिरकत करें और उसमें कोई अपनी पसंद के फील्ड जो है हम उसमें गेट करें और इसी के गाइडेंस के लिए कि ना हम यहाँ सब जमा है मौजूद हैं। अच्छा, इसके अलावा और कोई किसी का माइंड अगर है, मतलब मैं ये समझता हूँ यहाँ पर जो बच्चे बैठे हैं तो या तो वो MD-कैट देंगे नेक्स्ट ईयर और MBBS BDS गेट करेंगे या फिर वो स्टूडेंट हैं जो कि ई-कैट NED का टेस्ट देंगे और NED में कोई सीट लेंगे। इसके अलावा अगर कोई और स्टूडेंट है कोई ये तो मुझे बताएं कि सर हमारा ये ड्रीम नहीं, हमारा कुछ और है। ओके, फास्ट की तरफ से ओके, तो ये एक डिफरेंट मुझे एक पर्सपेक्टिव मिला है। इसके अलावा बाकी सबका ड्रीम यही है। ठीक है, बता दें जो कि फिर जाहिर सी बात है आपका वो टाइम फिर उसमें लगेगा। फास्ट जो है वो यूनिवर्सिटी की जैसे आप बात करते हैं, फास्ट शायद आपकी फ़र्स्ट प्रायोरिटी होगी, सेकंड आपकी NED ही होगी, यही होता है नॉर्मली। तो फास्ट का थोड़ा सा पैटर्न डिफरेंट होता है तो वो भी मैं आपको उसके हवाले से गाइड कर दूंगा। बट अक्सर हम जो एंटी टेस्ट की तैयारी कराते हैं वो एक्चुअली में जो है वो NED के लिए ख़ास तौर पे कराते हैं। ठीक है, और NED और फास्ट की तैयारी डिफरेंट अंदाज से होती है। ठीक है, तो हम एक ही बैच के अंदर NED और फास्ट को हम कैटर नहीं कर सकते, इसलिए मैंने ये बात आपको पहले बता दी है कि फ़ास्ट के बैचेस बिल्कुल डिफरेंट होते हैं, उसमें जो है वो सब्जेक्ट्स डिफरेंट होते हैं फ़ास्ट के अंदर। ठीक है, एंटी टेस्ट के अंदर, लेकिन NED और का जो है वो पैटर्न वो एक सिंपल पैटर्न होता है जिसको हम लोग फॉलो करते हैं। तो आज हम स्टार्ट करेंगे, हमारा ई-कैट MD-कैट ओरिएंटेशन है और मेन सेशन में यहाँ पर स्टार्ट करूँगा जिसमें तकरीबन 45 मिनट्स मुझे लगेंगे चीज़ों को गाइड करने के लिए। ओरिएंटेशन किसे कहते हैं? ओरिएंटेशन का मतलब होता है लाइक गाइडेंस ना, ओरिएंट करना। ठीक है, ओरिएंट का मतलब होता है ओरिएंट करना किसी चीज़ को। अगर केमिस्ट्री पढ़ी कि ना आप साइंस के स्टूडेंट है, कंप्यूटर साइंस का कोई है यहाँ पर? CS इंटरमीडिएट कंप्यूटर साइंस, बॉयज़ गर्ल्स में से कोई नहीं हो गए। तो आप केमिस्ट्री पढ़ते हैं तो उसके अंदर आप लोग ओरिएंटेशन का टॉपिक पढ़ते हैं। अगर आपने हाइड्रोकार्बन्स पढ़ा है तो ओरिएंटेशन ऑफ बेंजीन जिसको हम पढ़ते हैं कि बेंजीन में लगा भाई एक इलेक्ट्रोफाइल फैसला करता है कि अगला इलेक्ट्रोफाइल कहाँ अटैक करेगा, ऐसे ही है ना। ऑर्थो पैरा मेटा डायरेक्टर पढ़ा है ऐसा कुछ। तो ओरिएंटेशन का मतलब सिंपल हर लफ्ज़ों में यही होता है कि लाइक आपको डायरेक्शन दी जाए, कि डायरेक्ट किया जाए आपको कि किस फील्ड की तरफ आपको जाना चाहिए, कौन से फील्ड बेहतर है। ठीक है, किस फील्ड में बेहतरी है, उस चीज़ के बारे में यहाँ पर हम गाइड करते हैं। और ये गाइडेंस बहुत ज़रूरी है क्योंकि आजकल के इस दौर के अंदर जाहिर सी बात है कि स्टूडेंट शॉर्ट कोर्सेज़ की तरफ और ऑनलाइन कोर्सेज़ की तरफ और बहुत सारी इस तरह चीज़ों की तरफ जो है ना वो गामज़न है। आजकल मैं ये देखता हूँ तो बच्चे जो है ना वो एकेडमिक्स की तरफ और ग्रेजुएशन की तरफ ना उनका माइंड आहिस्ते आहिस्ते हटता जाता है, चूँकि मुश्किल भी है, एडमिशन लेना भी मुश्किल है, पढ़ना भी मुश्किल है, बहुत एक टफ़ काम है। इंटर में भी पढ़ना होगा, फिर 4 साल ग्रेजुएशन में भी पढ़ना होगा। तो स्टूडेंट्स ये कहते हैं कि भाई जब ऑनलाइन करके ये सब करके 2-3 महीने का कोर्स करके कमा सकते हैं डॉलर्स में, वो भी, तो हम ये सब क्यों पढ़ें। तो इसलिए आजकल ओरिएंटेशन करना बहुत ज़रूरी होता है ताकि बच्चों को पता लगे कि ये क्यों ज़रूरी है, हम इसको क्यों करते हैं, वाई इट इज़ नेसेसरी। तो ई-कैट MD-कैट, ई-कैट इज़ इंजीनियरिंग कॉलेज एप्टीट्यूड टेस्ट और MD-कैट इज़ मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज एप्टीट्यूड टेस्ट। तो एक हाइब्रिड एक सेशन है जो यहाँ पर चलाएँगे ई-कैट MD-कैट दोनों के लिए। तो ये ओरिएंटेशन डिस्कस करेंगे। डाइट्स यहाँ पर जो मौजूद है, दैट इज़ डाइट्स मतलब दुआई इल्म एंटी टेस्ट सिस्टम, और नॉर्थ कराची कैंपस में आप मौजूद है। हमारे टोटल जो है वो 3 कैंपसेस मौजूद हैं और 2023 के लिहाज से हम यहाँ पर आज बात करेंगे एप्टीट्यूड के लिए। 2023 में 2024 आज लास्ट डे 2023 का, कल ये होता 2024 में यकीनन होता। तो टेस्ट हमारा 2024 में हमारा जो है फाइनली जाकर होगा। ठीक है, तो ये सेशन किन के लिए ज़रूरी है? तो ये सेशन उन तमाम तालिब इल्मों के लिए ज़रूरी है जो इंटर के बाद अपनी आला तालीम के लिए यूनिवर्सिटी में दाखिला लेंगे। इंटरमीडिएट के बाद अगर आप यूनिवर्सिटी में यकीनन दाखिला लेना चाहते हैं, किसी ना किसी मेडिकल के स्टूडेंट्स हैं तो वो चाहते हैं कि डाउ में या फिर JSMU में एडमिशन हो जाए। इंजीनियरिंग वाले तो फास्ट या NED में एडमिशन लेना चाहते हैं। इसके अलावा भी यूनिवर्सिटीज़ हैं। अच्छा, इनके अलावा अगर लाइक
और यूनिवर्सिटीज़ होती है ना, तो उनका लगभग सेम पैटर्न होता है, एक जैसे ही होता है। लेकिन हम बात करते हैं सुप्रीम इदारों की, टॉप लेवल इदारों की, तो उसके लिहाज से जब आप समझ लेंगे चीज़ों को ना, तो ऑटोमेटिकली उससे नीचे के इदारों की बातें आपको समझ में आ जाएंगी, है ना। अभी NAD के टेस्ट की तैयारी अगर आप कर लें तो फिर आपको हर टेस्ट की तैयारी हो जाती है। आप डाउ की तैयारी कर लेंगे तो आपकी हर टेस्ट की तैयारी हो जाएगी, चाहे आपको आगे जाकर MBBS नहीं करना हो, BDS ना करना हो, आपको PharmD करना हो, आपका BSN करना हो, आपको BS in मेडिकल टेक्नोलॉजी करनी हो, सबके लिए डाउ का टेस्ट की तैयारी आपकी काम आ जाएगी। इस तरह अगर आपको NAD में नहीं लेना एडमिशन, तो आप कराची यूनिवर्सिटी में भी जाएंगे, या फेडरल उर्दू में, या SMIU में, या फिर UIT में, या फिर सर सैयद में, तो वो तैयारी काम आ जाएगी। मतलब एक एक करके हम डिस्कस नहीं करते सबको, टाइम वेस्टेज है। जो कराची यूनिवर्सिटीज़ इतनी है कि उसका नाम लेते लेते ओरिएंटेशन ख़त्म हो सकता है। सिर्फ नाम लेते रहो अगर ना, तो ओरिएंटेशन ख़त्म हो जाएगा हमारा। इतनी यूनिवर्सिटीज़ हैं कराची में, हमारे अपने शहर में। तो दैट्स वाई हम उसके बारे में बात नहीं करते, हम सिर्फ कुछ यूनिवर्सिटीज़ को टारगेट करके बात करते हैं, ठीक है। तो दैट्स इट, यू नो। तो ये सेशन मैंने बता दिया किन स्टूडेंट्स के लिए है, कौन स्टूडेंट जो है वो उनको करेंगे तैयारी, कौन कौन स्टूडेंट्स तैयारी कर सकते हैं। तो सबसे पहले ये हम इंट्रोडक्शन कर लें कि आप जिस इदारे में मौजूद है, हु वी आर, के हम हैं कौन। अगर आप ऐसे स्टूडेंट साइड से बात यूट्यूब के थ्रू मुझसे शनासाई है, तो आप कुछ चीज़ें मैं बताते रहता हूँ अपने इदारों के बारे में, शेयर भी करते रहता हूँ अक्सर अपने चैनल पर। और अभी भी बता देता हूँ कि अगर आपने नहीं देखा मेरे चैनल के थ्रू और आप रैंडमली आ रहे हैं, तो फिर उसके लिहाज से कि वी हैव बीन प्रोवाइडिंग क्वालिटी एजुकेशन टू द स्टूडेंट्स इन द विसिनिटी ऑफ गुलशन इकबाल, नॉर्थ कराची और औरंगी टाउन सिंस 2009। तो 2009 से जो है वो हमारा कैंपस की स्टार्ट है, 2009 से। औरंगी टाउन में इसकी कैंपस है। ये कैंपस जहाँ पर आप मौजूद है नॉर्थ कराची कैंपस कहलाता है। एक कैंपस हमारा जो है वो गुलशन इकबाल के अंदर मौजूद है। और ये जो हमारे फिर जो है वो हम एंट्री टेस्ट की तैयारी कराते हैं, इसके अलावा इंटरमीडिएट भी कराते हैं। आज हम जब हम एंट्री टेस्ट के लिए, और उसमें बहुत सारे एडमिशन्स जो है वो हर साल अल्लाह के करम से हमारे इदारों से जो है वो होते हैं। तो इसको मैं आपसे शेयर करूँगा इस हवाले से, फिर बहुत सारी चीज़ें बताऊँगा। तो हम हैं कौन, दुआ इल्म एंट्री टेस्ट सिस्टम ये इदारा है जिसके 3 कैंपसेस हैं, और ये नॉर्थ कराची कैंपस है जहाँ पर हम सब मौजूद हैं। ये कुछ ग्लिम्सेस हैं हमारे गुलशन इकबाल कैंपस की, जो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। गुलशन में जो हमारे कैंप बैजेस चल रहे हैं एप्टीट्यूड के, इसके लिहाज से इस तरह से ये नॉर्थ कराची कैंपस है जो यहाँ पर इस वक्त मौजूद है। ये लास्ट ईयर के ग्लिम्सेस हैं। तो लास्ट ईयर जो हमने ओरिएंटेशन किया था ये उसकी चीज़ें। ये हमारे औरंगी टाउन कैंपस है। औरंगी के अंदर जो है वो हम वहाँ पर 2009 से हम सबसे स्टार्ट से वर्किंग किया। औरंगी से स्टार्ट करके फिर हमने उसको ऑल ओवर कराची जो है मूव किया, नॉर्थ कराची वगैरह में। तो ये कुछ हमने ग्लिम्सेस देखी अपने इदारे की। बाकी देखो अब आते हैं मेन ओरिएंटेशन की तरफ के। मैट्रिक के बाद आफ्टर मैट्रिकुलेशन आप यकीनन आप में से स्टूडेंट्स या तो प्री इंजीनियरिंग के या प्री मेडिकल के। मैं फिर से बता दूं कंप्यूटर साइंस के इस वक्त कोई भी नहीं है। ऐसा ही है भाई, ठीक है, पहले मुझे बता दें। CS का कोई नहीं है, बिल्कुल सही हो गया। अच्छा, इंजीनियरिंग और मेडिकल के अलावा तो कोई स्ट्रीम नहीं है किसी की, आर्ट्स कॉमर्स नहीं ना, ठीक है, ओके। तो हम ईजिली मैं गाइड कर सकता हूँ। फिर इंजीनियरिंग करने के बाद इंटरमीडिएट प्री इंजीनियरिंग जब आप कर लेते हैं तो आपके पास 2 रास्ते होते हैं, आप कोई 2 फील्ड अपना सकते हैं आफ्टर प्री इंजीनियरिंग। इधर आप BE करते हैं, बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग जिसको हम कहते हैं 4 ईयर्स का। इसको करने के बाद आपके नाम के साथ इंजीनियर लग सकता है, यू आर एन इंजीनियर। PSP कर सकते हैं 4 ईयर्स का, इसको बैचलर ऑफ स्टडीज़ कहा जाता है, बैचलर ऑफ साइंस भी कहते हैं उसको हम लोग, ठीक है। ये BSc प्लस MSc के बराबर हो, तो ये भी 4 ईयर्स का होता है। पहले BSc MSc हुआ करता था, अब डायरेक्ट BS हो जाते 4 साल का। एक ज़माने में ऐसा होता था कि BE की डिग्री को ज़्यादा वर्थ वाइल समझा जाता था और ज़्यादा BE की डिग्री को बेहतर समझा जाता था BS के मुकाबले में। BS लोग नहीं करना चाहते थे, नहीं करते थे। अब लेकिन वो दौर नहीं है, दौर तब्दील हो चुका है। अब कंप्यूटर, जैसे BS कंप्यूटर साइंस, CS जो है ना कंप्यूटर साइंस BS की फील्ड होती है, लेकिन अक्सर स्टूडेंट उसकी तरफ जाते हैं और BE को छोड़ देते हैं। जैसे किसी का BE इलेक्ट्रिकल, BE मैकेनिकल में हो रहा होता है, तो वो उसको छोड़कर BS CS ले लेता है। अब जाकर ये सिचुएशन है। अब हम कहते नहीं, नाम में इंजीनियर ना लगे, डिग्री अच्छी होनी चाहिए। वो एक दौर गया, अब दौर चेंज है। तो इसलिए BE BS दोनों करते हैं, ठीक है ना, दोनों फील्ड्स हो सकती हैं। पहले से BE की तरफ रुझान होता था बच्चों का, BS की तरफ नहीं होता था, अब दोनों तरफ है। लेकिन BS में भी कंप्यूटर रिलेटेड फील्ड्स की तरफ ज़्यादा रुझान है स्टूडेंट्स का। तो ये चीज़ मैंने बताया कि ये अच्छा, मेडिकल के जो स्टूडेंट्स हैं, प्री मेडिकल के अगर आप में से कोई हैं, तो वो फिर राइट सी बात है कि इंटरमीडिएट के बाद वो 4 तरह की सुप्रीम डिग्रीज़ को अपना सकते हैं। बाकी PSP कर सकते हैं, MBBS है, BDS है, PharmD है। BDS कहते हैं बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी। इस तरह से PharmD होता है, दैट इज़ डॉक्टर ऑफ फार्मेसी जिसको हम कहते हैं। इसी तरह से होता है DPT, डॉक्टर ऑफ फिजियोथेरापी या फिजियोथेरापी डॉक्टर जिनको हम कहते हैं। इन चारों के नाम के साथ डॉक्टर लगता है। दीज ऑल आर डॉक्टर, जिनमें से MBBS सबसे टॉप पर है, फिर BDS, फिर PharmD, फिर DPT। DPT के बाद BS की भी बहुत सारी फील्ड्स होती है, लेकिन उनके नामों के साथ डॉक्टर नहीं लगता, दे आर नॉट डॉक्टर्स, ठीक है।
तो ये हमारे पास जो है वो हमें पता होता है। अब जाहिर सी बात है अभी फर्स्ट ईयर का रिजल्ट नहीं आया, कल जो है वो 9 क्लास का रिजल्ट आया है, अब हम फर्स्ट ईयर के रिजल्ट की तरफ जा रहे हैं। होपफुली 15 तारीख तक, 15-20 जनवरी तक रिजल्ट आ जाए आपका, ठीक है। फिर एक क्लियर पिक्चर आपके सामने मौजूद होगी कि हमें क्या फील्ड अपनानी है। अभी तो देखिए, अभी तो हम कह सकते हैं कि हर बच्चा इंशाल्लाह 11 ग्रेड से कामयाब होगा, A+ ग्रेड उसके आएंगे, और हम ये सोचेंगे हर बच्चा NED का बैठा हुआ है यहाँ पर, हर बच्चा डाउ मेडिकल का बैठा हुआ है, सोचेंगे तो हम ये। बट हार्श बिटर रियलिटी ये भी है कि हर किसी का होगा नहीं, सिंपल सी बात है। तो अभी तो फ़िलहाल हम ये कह सकते हैं कि हम सिर्फ सुप्रीम इदारों पर, सुप्रीम फील्ड्स पर बात करें, सबसे टॉप लेवल की चीज़ों पर बात करेंगे। चूँकि अभी तो रिज़ल्ट नहीं आया तो फिर हम सब कह सकते हैं कि भाई ओके सर, हम एडमिशन गेट कर सकेंगे। तो इंटरमीडिएट का मैंने बताया था, इंटर के बाद आगे की यूनिवर्सिटी की स्टडीज़ आप जो है वो किस तरह से करते हैं, लाइक BE BS में से कोई एक फील्ड अपनाते हैं, या फिर आप जो है वो इनमें से कोई एक फील्ड जो है वो अपना लेते हैं। मेडिकल के अगर आप हैं तो मेडिकल वाले इंजीनियरिंग में नहीं जा सकते हैं इस फील्ड की तरफ, और इंजीनियरिंग वाले इन फील्ड्स की तरफ नहीं जा सकते, क्रॉस नहीं हो सकता, ये उसको याद रखना है। कोई भी ऐसा तरीका नहीं है कि प्री मेडिकल वाले इस फील्ड की तरफ आ जाए या फिर इंजीनियरिंग के वाले इस तरफ फील्ड की तरफ आ जाए। एक आध सीट्स में कभी कभार होती है कंपटीशन, जैसे NED के अंदर कुछ फील्ड है इंजीनियरिंग की जिसमें मेडिकल की सीट्स रखी गई हैं दाऊद के अंदर, लेकिन फिर वही बात है कि एक स्ट्रीम ही चेंज हो जाती है ना, हम उस पर बात ही नहीं करेंगे। हम बात अभी इस वक्त ये कर रहे हैं कि आपने मेडिकल लिया है तो डॉक्टर का प्रोफेशन अपनाना है, इंजीनियर लिया है तो इंजीनियर बनना है। वो एक अलग बात है, बच्चे डॉक्टर नहीं बन पाते, सोचते हैं कंप्यूटर साइंस ले लेते हैं, तो वो एक आगे की चीज़ है, ठीक है। अभी फ़िलहाल हम वो बात नहीं करेंगे। जब हम बात करते हैं लाइक मेडिकल के लिहाज से, अगर मैं 5-10 मिनट आपको गाइड कर लूँ तो मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ जो है वो पाकिस्तान के अंदर बहुत सारी हैं। अगर कराची की बात की जाए तो कराची में गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ मेडिकल के लिए, MBBS के लिए, और मैं तो यही सपोज करके चलूँगा कि हम गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ की बात कर रहे हैं, प्राइवेट की बात फ़िलहाल हम नहीं कर रहे हैं, बट जबकि MD कैट दोनों के लिए ज़रूरी होता है, प्राइवेट और MD कैट उसके लिए, लेकिन मैं गवर्नमेंट की बात करूँगा जो एक लो कॉस्ट पर आपको डिग्री आपको अवेल हो जाती है, लो फीस पर, और कह सकते हैं कि बेटा उसकी वैल्यू भी ज़्यादा होती है, ठीक है। ये इंजीनियरिंग के लिए भी है और ये मेडिकल के लिए भी है कि गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ की फ़ी भी कम है और उसकी वर्थ भी ज़्यादा है, ठीक है। जैसे गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ हमारे पास MBBS BDS के लिए 4 हैं कराची के अंदर, हमारी कराची सिटी के अंदर। डाउ यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज जिसको DUHS कहते हैं, सिर्फ डाउ भी कहा जाता है। जिना सिंध मेडिकल यूनिवर्सिटी JSMU जिसको कहा जाता है इन शॉर्ट। कराची मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज दैट इज़ KMDC, एक हफ़्ता पहले यूनिवर्सिटी बन चुकी है ये, कराची मेट्रोपॉलिटन यूनिवर्सिटी के नाम से, पिछले हफ्ते यूनिवर्सिटी बनी है ये इसलिए। लेकिन जाहिर सी बात आप जानते ही नहीं होंगे, तो मैंने वही पुराना नाम लेकर, जैसे पूरी कराची जानती है उसको, KMDC, कराची मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज। लास्ट है लियारी में एक मेडिकल कॉलेज आप जानते हैं जिसे शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो मेडिकल कॉलेज लियारी, ठीक है। ये 4 वो यूनिवर्सिटीज़ हैं जो MBBS BDS कराती हैं आपको बेटा, किसमें, गवर्नमेंट सेक्टर में। प्राइवेट की बात करेंगे तो बेटा आगा खान है, इस तरह आगा खान यूनिवर्सिटी है हमारे पास, इस तरह से बखाई है, हमदर्द है, बहरिया है, प्राइवेट तो बहुत सारी हैं, सर सैयद मेडिकल कॉलेज है, बहुत सारी। तो लेकिन ये गवर्नमेंट की है। लेकिन गवर्नमेंट में होता है क्या बेटा कि फ़ी जो है ना वो तो कम होती है, कंपटीशन बहुत ज़्यादा होता है। गवर्नमेंट का ये कि फ़ी अगर कम दे रहे हैं, फ़ी भी है, फ़ी भी कम है, वैल्यू भी ज़्यादा है, तो मांग क्या आ रहे हैं आपसे, कंपटीशन, मार्क्स, परसेंटेज, इंटर की परसेंटेज और टेस्ट के मार्क्स। NED भी यही रिक्वायर करेगा आपसे, ठीक है। याद रखिएगा, जो सस्ती है और अच्छी है उसमें कंपटीशन बहुत टफ है, और जो महंगी है और वैल्यू भी कम है उसमें कंपटीशन नहीं है। ये कॉमन सेंस लेकर हमें चलना होता है, ठीक है। तो इसलिए अक्सर ऐसा होता है कि लोग फाइनेंसेस रख कर भी, यकीनन आप में से ऐसे बच्चे होंगे जो कि प्राइवेट अफोर्ड कर पाएंगे, लेकिन फिर भी वो NED जाना चाहते हैं, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़, चूँकि वैल्यूएबल है। इसी तरह से मेडिकल में भी कुछ बच्चे क्या पता आगा खान की फ़ी अफोर्ड करते हो, बकाई की फ़ी अफोर्ड कर सकते हो, लेकिन जाना डाउ में जाते हैं, चूँकि वैल्यू है ना भाई। तो अफोर्डेबिलिटी हर चीज़ नहीं होती है, वैल्यू एक चीज़ होती है मेन, ठीक है। और जो अफोर्ड कर ही नहीं सकते उनके पास तो यही फर्स्ट एंड लास्ट चांस होता है, इसके अलावा नहीं, ठीक है। अच्छा, मेडिकल के लिए एलिजिबिलिटी क्या होती है हमारे पास, मैं उसके बारे में बता दूं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया का क्या मतलब होता है हमारे पास कि बेटा कि एंटरटेन आपको किस परसेंटेज पर किया जाएगा। सो एलिजिबिलिटी का मतलब होता है बेटा कि आपके एडमिशन फॉर्म, अच्छा ये कुछ चीज़ें हैं ना बहुत सारी, ये बहुत मेन बात यहाँ पर मैंने लिख दी हैं, इसमें समझना पड़ेगा। पहले मेडिकल के लिए बात करता हूँ, इंजीनियरिंग के लिए भी लगभग ऐसी बात होगी, तो इंजीनियरिंग वाले भी इसको सही से समझें। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया का क्या मतलब होता है कि किस परसेंटेज पर आपको एडमिशन्स को एंटरटेन किया जाएगा, मतलब कब आप फॉर्म भरने के काबिल होंगे, एलिजिबल होंगे। ये एडमिशन एलिजिबिलिटी नहीं है, ये रजिस्ट्रेशन एलिजिबिलिटी है। तो ये देखकर बहुत सारे बच्चे खुश हो जाते हैं ना, तो ये इसमें खुश नहीं होना चाहिए हमें, ठीक है ना। इसका ये कतई मतलब नहीं होता कि इस पर एडमिशन आपका हो जाएगा, इसका मतलब आप फॉर्म भर सकते हैं। दिस इज़ एलिजिबिलिटी। किस पे होगा एडमिशन वो आगे बात करते हैं, ठीक है। तो एलिजिबिलिटी एटलीस्ट 60% मार्क्स होने चाहिए आपके,
59, 58 होगा तो आप MD कैट का फॉर्म नहीं भर सकते ना, या आप NED का फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। तो 60 परसेंट मार्क्स एटलीस्ट, मतलब B ग्रेड कम से कम आपके होने चाहिए। वैसे उस पर एडमिशन नहीं होता फॉर्म भरने के लिए, ठीक है। इसी तरह से मेरिट फार्मूला क्या होता है, अब आप जानते हैं एक बात यकीनन आप सारे स्टूडेंट्स के, सिर्फ एक यूनिवर्सिटी को हटा दो ना, कराची यूनिवर्सिटी वाहिद यूनिवर्सिटी है पूरे पाकिस्तान की जिस पर इंटर की परसेंटेज पर एडमिशन होता है, टेस्ट के मार्क्स काउंट ही नहीं होते किसी भी तरह से आपके ओवरऑल एग्रीगेट पर। KU को हटा दें तो कराची की हर यूनिवर्सिटी में एग्रीगेट बनता है, एवरेज बनता है। एग्रीगेट से क्या मुराद होता है, कुछ टेस्ट के मार्क्स, कुछ मैट्रिक के मार्क्स और कुछ इंटर के मार्क्स मिला जुला कर एक मेरिट बना दी जाती है। अब इसमें क्या है बेटा कि MBBS के लिए, BDS के लिए, मतलब मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ के लिए 10% मैट्रिक के मार्क्स चाहिए होते हैं, 40% इंटरमीडिएट के और 50% एंटी टेस्ट के मार्क्स काउंट होते हैं। मतलब ओवरऑल 100% ऐसे मेरिट बनता है, सही है। उसके जितना भी आपने मैट्रिक में बनाया होगा उसका 10% लिया जाएगा, ठीक है, उसका 10% सिर्फ लिया जाएगा। जितना भी आपने इंटरमीडिएट में बनाया उसका सिर्फ 40% लिया जाएगा। जितना भी आपने टेस्ट में स्कोर किया एंटी टेस्ट में उसका सिर्फ 50% लिया जाएगा और मिला जुला कर एक क्या किया जाएगा, एक एग्रीगेट बनाया जाएगा और उसी की बुनियाद पर क्या होगा बेटा, एडमिशन होगा, ठीक है। मतलब आपको अपने आप को मैट्रिक में भी आपके परसेंटेज अच्छी हो, इंटर में भी अच्छी हो और टेस्ट में भी अच्छा आपको स्कोर करना पड़ेगा। इन तीनों में स्कोर अच्छा करोगे तब आपका एग्रीगेट ऊपर जाएगा। तीनों में से किसी एक जगह पर आपने लैग कर दिया ना तो फिर जाहिर सी बात है आपका एडमिशन नहीं होगा, ठीक है। अगरचे मैट्रिक इतना काउंट नहीं हो रहा, मतलब 80 हो चाहे 90 हो, मैट्रिक में इतना काउंट नहीं हो रहा, इतना ये दोनों चीज़ें, और सबसे ज़्यादा टेस्ट काउंट होता है, एंटी टेस्ट। एक्सपेक्टेड टेस्ट डेट क्या है नेक्स्ट ईयर के लिहाज से, सितंबर 2024 तक। नेक्स्ट ईयर सितंबर में आपका एंटी टेस्ट हो जाएगा मेडिकल का, ठीक है, जो टेंटेटिव डेट है। टेस्ट पैटर्न क्या होता है बेटा, टेस्ट में MCQs आते हैं, आप सब जानते हैं, एप्टीट्यूड के अंदर ECAT हो चाहे MD कैट हो, टेस्ट में MCQs आते हैं। सिंध बोर्ड से MCQs आएंगे सारे के सारे, जो हमारी अपनी बुक फॉलो होती है, कोई फेडरल बोर्ड या पंजाब बोर्ड पढ़ने की नीड आपको नहीं होती है। अब जाकर MD कैट में जब PMDC आ गई है, जब PMC थी तो उस वक्त एक अलग मामला था। अब हम सिर्फ सिंध बोर्ड को पढ़ते हैं। 3.5 घंटे का आपका पेपर होता है, 3.5 आवर्स का, और 200 MCQs इसके अंदर टोटल ओवरऑल आपके पास होते हैं। 200 MCQs के आंसर्स आपको देने पड़ते हैं और कैलकुलेटर अलाउ नहीं किया जाता न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने के लिए। विदाउट यूजिंग कैलकुलेटर आपको न्यूमेरिकल्स करने होते हैं, चाहे वो केमिस्ट्री को चाहे वो फिजिक्स के हो। मार्क डिस्ट्रीब्यूशन इस तरह से होती है टेस्ट की कि बायो के 68 मार्क्स, केमिस्ट्री के 54 MCQs, फिजिक्स के 54 MCQs, इंग्लिश के 18 और लॉजिकल रीजनिंग के 6 MCQs होते हैं। तो ये टोटल आपके पास 5 सब्जेक्ट होते हैं और मिलाकर ये पूरा अगर ऐड करेंगे तो 200 MCQs आपके बन जाते हैं। तो इस तरह से 200 MCQs आपके पास इसके अंदर आते हैं, ठीक है। टेस्ट के पासिंग मार्क क्या होगी भाई ये बताता हूँ। अच्छा, नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, पहले नेगेटिव मार्किंग होती थी, अब NED में भी नहीं होती है, डाओ में भी नहीं होती है, फास्ट के अंदर होती है नेगेटिव मार्किंग, ठीक है। तो लेकिन NED में और डाओ में जिसके बारे में आप बात कर रहे हैं उसमें नहीं होती, ठीक है। इसके बाद अच्छा, टेस्ट पासिंग मार्क्स कितने होते हैं, कम से कम MBBS के लिए आपको 55% आपके टेस्ट के मार्क्स होने चाहिए, मतलब 200 में से एटलीस्ट 110 मार्क्स आपके आने चाहिए, कम से कम 110 नंबर। इस तरह BDS के लिए 200 में से 90 कम से कम होने चाहिए। बट ये पासिंग मार्क है, इस पर एडमिशन गारंटी नहीं है। अगर 110 से 109 नंबर अगर आप ले आते हो तो आपका MBBS में नहीं हो सकता। हाँ, BDS में हो जाएगा, लेकिन अगर 90 से 89 आ जाए तो MBBS BDS दोनों में से किसी में भी नहीं होगा। तो ये पासिंग मार्क है टेस्ट की, जितना ज़्यादा लाएंगे उतना ज़्यादा आप मेरिट में ऊपर जाएंगे, ठीक है ना। तो ये चीज़ है, तो ये टेस्ट के पासिंग मार्क हो गए। फीस स्ट्रक्चर बहुत कम होती है, सिंपल सी बात है, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ है, डाओ है या फिर KMDC है, जितनी भी मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ होती है उनकी फ़ी बहुत कम होती है। 45,000 पर ईयर फ़ी है इसकी, पूरे साल की फ़ीस 45,000 रुपये होती है जो आपको पे करनी होती है। डाओ में, जिना में, ये मैं सेल्फ़ की बात नहीं कर रहा, सेल्फ फाइनेंस लगभग 6 लाख पर ईयर होती है, पर ईयर 6 लाख देने पड़ते हैं। सेल्फ फाइनेंस किसे कहते हैं, अगर आपकी परसेंटेज थोड़ी और कम है तो आप सेल्फ पे अप्लाई करते हैं तो आपका एडमिशन हो जाता है। तो ये हमने यहाँ पर बात कर ली कि MD कैट के लिहाज से कि क्या क्या चीज़ें हैं। तो सिंपल एक बात है ध्यान में रखना है कि कम से कम 60% मार्क्स आपके इंटर में होने चाहिए। मेरिट फार्मूला आपके पास क्या है, तो ये मेरिट फार्मूला है 10% मैट्रिक, 40% इंटर, 50% टेस्ट। टेस्ट कब होगा, सितंबर में होगा। टेस्ट कितने नंबर का होता है, 200 नंबर का होता है। कितने घंटे का होता है, 3.5 घंटे का होता है। कितने सब्जेक्ट आते हैं, 5 सब्जेक्ट आते हैं। सबसे ज़्यादा बड़ा पोर्शन किसका बनता है, बायो का। फिर केमिस्ट्री फिजिक्स के 54 MCQs होते हैं। सबसे कम MCQs इंग्लिश और लॉजिकल रीजनिंग के होते हैं, जो आपने देख लिया कितने होते हैं। टेस्ट के पासिंग मार्क कितने होते हैं भाई, कम से कम 110 नंबर चाहिए होते हैं MBBS के लिए और 90 नंबर चाहिए होते हैं आपके पास BDS के लिए, ठीक है। फ़ी कितनी है, 45,000 पर ईयर है इसकी जो फ़ी होती है ओवरऑल। 5 साल तक आपको ये फ़ी पे करनी पड़ती है आपको, 5 ईयर्स तक, ठीक है भाई। तो ये आपके MBBS BDS के लिहाज से मैंने कुछ बातें बताई। बात समझ में आ रही है सबको, जो मेडिकल वाले स्टूडेंट है ख़ास तौर पर।
तो कोई मसला इन बातों में? तो यहाँ तक तो चीज़ें हैं, क्लियर है। मतलब अक्सर कहा होता है कि उसको बड़ा मुश्किल समझा जाते हैं इन चीज़ों को ना, NED में एडमिशन गेट करना, MBBS में गेट करना। दिस इज़ ड्यू टू लैक ऑफ गाइडेंस। चूँकि हमारे पास गाइडेंस नहीं होती, जिसकी वजह से चीज़ें नहीं कर पाते हैं। देखो, नामुमकिन कुछ नहीं है। ओके, आपके पास क्वेश्चन होगा, मैं आपसे लूँगा। चूँकि नामुमकिन जो है वो कुछ भी नहीं है। देयर इज़ नथिंग विच इज़ इम्पॉसिबल इन दिस वर्ल्ड, एवरीथिंग इज़ पॉसिबल इफ़ यू हैव द करेज। ठीक है ना? तो कोई मुश्किल कुछ भी नहीं है। मुश्किल बोल ही दिया तो फिर बात ही ख़त्म होगी ना। तो यहीं पर हम ये वीडियो रिकॉर्डिंग बंद करके सब कुछ घर अल्लाह हाफिज़ कर दे। अगर मुश्किल बोल ही दिया तो फिर बात ही क्यों कर रहे हैं? ठीक है, तो कभी भी इस चीज़ को मुश्किल आपको नहीं समझना चाहिए भाई। जो इंसान जो एडमिशन हो रहे हैं, 228 सीट है डाओ के अंदर, तो वो इंसान ही जा रहे हैं, आप जैसे हैं, सिंपल सी चीज़ है। तो कोई ऐसी चीज़ तो नहीं है कि हम उसमें ये कहें कि नहीं भाई हमारा नहीं हो सकता, सबका हो सकता है। हाँ, सुनते रहते हैं असल में, सुन कर ना कि मुश्किल है मुश्किल है मुश्किल है, सुन कर ना इंसान थोड़ा सा परेशान हो जाता है कि यार वाकई में 100 लोग बोले तो मुश्किल ही होगा यकीनन, या पता नहीं होता ही नहीं हुआ किसी का कि फ़ला बंदा इतना पढ़ती थी, इतना पढ़ता था, फ़ला लड़का या फ़ला लड़की इतना पढ़ती थी, उसका नहीं हुआ। फिर आप अपने आप को कंपेयर, यार हम तो इतना पढ़ते भी नहीं है, तो हमारे कैसे होगा? तो अक्सर इंसान ये सोचता है ना, और सोच कर पीछे हट जाता है। तो ये गलत एक कॉन्सेप्ट है। आप कुछ कह रहे थे लम्स के बारे में, कुछ कह रहे थे आप। तो लम्स जो है ना बेटा, वो लियाकत यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल एंड हेल्थ साइंसेज की बात कर रहे हैं, आप हैदराबाद की बात कर रहे हैं। लम्स हैदराबाद इज़ नॉट फॉर कराची एक्चुअली। सीट्स होती हैं, मतलब जैसे कि इंटीरियर सिंध वालों की कराची में सीट्स होती हैं ना, सेलेक्टेड कुछ, इसी तरह से कराची वालों की कुछ सीटें लम्स के अंदर होती हैं। बट पहली बात तो डिस्टेंस हो सकता है, अगर आपके कराची में कहीं नहीं हो रहा तो आप लम्स में लेते हैं। हैदराबाद में एक डिस्टेंस है अपने घर से बहुत दूर, हैदराबाद। अगली चीज़ ये कि जो क्वालिटी कराची यूनिवर्सिटीज़ की MBBS के अंदर, वो कराची से बाहर नहीं है। डाओ की और जो वैल्यू है MBBS की, वो आपको लम्स की या फिर पम्प्स वगैरह और भी हैं, उनकी नहीं मिल सकती है वहाँ से। इसलिए बच्चे पहले कोशिश करते हैं डाओ में हो जाए। इंटीरियर में जो बच्चे होते हैं सबसे पहले कोशिश करते हैं कराची की यूनिवर्सिटी में कहीं हो जाए। अगर वहाँ नहीं होता फिर लम्स वगैरह में करते हैं ट्राई। तो इसलिए हम उसके बारे में नहीं कहते, चूँकि कराची वालों के लिए लॉजिस्टिक्स भी मुश्किल है। अब कराची में रहते हुए कराची से बाहर जाकर पढ़ना जो है वो समझ में नहीं आती है ना बात। कराची जैसे शहर में रहकर आप कराची से बाहर जा रहे हो, लेकिन पूरी दुनिया यहाँ पर आ रही। कहने का मकसद है कि ये तो एक सही चीज़ नहीं है, मैं समझता हूँ। लेकिन वो हो सकता है इन द मीन वाइल, इन द एंड कहीं नहीं हो रहा तो फिर लम्स एक चांस होता है कि लम्स में हम ले लें इन केस। ठीक है, तो वो एक तरीका होता है, सीट्स होते हैं सर। जैसे लियारी मेडिकल कॉलेज के मैंने बताया, अब लियारी में एक मेडिकल कॉलेज है, तो उसमें यही होता है कि लाइक कुछ डिस्ट्रिक्ट वाइड सीटें जो है ना वो उन्होंने एलोकेट की हुई होती है। जैसे लियारी टाउन की अलग सीटें होती हैं, तो जो लियारी टाउन में रहते हैं उनको सीट में बेनिफिट मिल जाता है। इस तरह कोरंगी के लिए अलग अलग कुछ इलाकों की सीटें, तो वो डेजिग्नेटेड सीटें होती हैं जिन पर एडमिशन हो जाता है। तो वो एक बड़ी एक स्पेसिफिक एक बात है जिसमें हम नॉर्मल जनरल बातों में वो बात नहीं करते। ठीक है, चूँकि आप में से शायद आई थिंक कोई भी लियारी टाउन का नहीं होगा, तो सिंपल सी चीज़ है, या होंगे क्या पता, तो फिर उसके लिए वो एक बात वैलिड होगी। तो वरना नहीं होती है। इस तरह लम्स की सीटें भी सेलेक्टेड होती हैं, तो वो हर किसी का नहीं होता, मेरिट उसमें भी हाई जाता है। अच्छा, लास्ट ईयर, अच्छा इस साल जो क्लोजिंग अभी कल ही है, क्लोजिंग परसेंटेजेस आई हैं। तो चूँकि लास्ट ईयर जब औरंगी टाउन में हमने ओरिएंटेशन किया था तो वहाँ पर हमारे पास उस वक्त परसेंटेजेस नहीं थी हमारे पास। अब हमारे पास एक क्लियर पिक्चर है परसेंटेजेस के लिहाज से। MBBS और BDS के क्लोजिंग एग्रीगेट इस ईयर के, चूँकि अभी एडमिशन प्रोसेस आपको पता है स्टार्ट हो चुका है, मेरिट लिस्ट आ चुकी है परसों MD कैट की MBBS की। तो उसके लिहाज से देखो MBBS के लिए DMC, इस तरह से SMC, KMDC, लियारी, इन सब के मेरिट्स मैंने यहाँ पर कैलकुलेट किए हैं। तो अच्छा, दो तरह से ओपन मेरिट भी होता है और सेल्फ फाइनेंस भी होता है, मैंने बताया था आपको। तो ओपन मेरिट से मुराद लेकिन लाइक क्या हो गया, जैसे कि जिसमें आपकी कम फ़ी लगती है ओपन मेरिट, और सेल्फ फाइनेंस जिसमें फ़ी ज़्यादा होती है। जिसका ओपन मेरिट में नहीं होता वो सेल्फ में ले लेता है। मतलब ओपन मेरिट में 45,000 पर ईयर है, सेल्फ फाइनेंस में 6 लाख 7 लाख पर ईयर इस बिटवीन होती है। इस बार KMDC ने अपनी फ़ीस डबल की है, मतलब उसके लिहाज से मैंने नहीं बताई है वो बात आपको, वो भी एक स्पेसिफिक बात है। ठीक है, जो अगर थोड़ा सा टच में रहते हो तो आपको सुनने में आया होगा कि प्रोटेस्ट वगैरह भी उसके लिए। तो DMC के जो ओपन मेरिट इस साल की है, तो थोड़ा सा मसला पेपर लीक का भी मसला इस साल था। जैसे कि आप जानते हैं रिकंडक्ट हुआ, और रिकंडक्ट में दोबारा से पेपर लीक हुआ था। ये भी, इस बारे में भी आइडिया रखते हैं मेडिकल वाले स्टूडेंट्स। तो इसकी वजह से मेरिट थोड़ा सा बल्कि अच्छा खासा ऊपर ही है इस साल ना, डाओ की अगर हम बात करते हैं तो इस बार मेरिट हमारा है ये परसेंटेज 87.89% पर क्लोज हुआ है। 87.89 लाइक 88 राउंड ऑफ। अब देखो ये दिस इज़ द सुप्रीम फील्ड, मतलब MBBS वो भी सुप्रीम यूनिवर्सिटी में, लाइक डाओ यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज के अंदर। इसको देखकर बहुत सारे बच्चे ना ऐसे ही पलट जाते घर की तरफ, बोल सर अल्लाह हाफिज़ सर, हमारा तो सर हो गया यहीं पे, हम तो अब नहीं सुनना चाहते सर आपसे कुछ भी, हम इसके आगे कुछ नहीं सुनना चाहते। होता है, डर जाते हैं बच्चे अक्सर जब मैं ये बात करता हूँ।
तो बेटा ये सुप्रीम आप देख लो, अगर आपने कभी किसी डाओ के स्टूडेंट को देखा है तो आपको देखकर अंदाज़ा होगा कि यार किस तरह के बच्चे जाते हैं। ऐसी बात तो नहीं है कि आपको नहीं पता है। तो अभी तो रिज़ल्ट नहीं आया तो हम क्यों इतना परेशान हो रहे हैं अभी? सिंपल सी बात है, तो रिज़ल्ट भी नहीं आया तो ना रिज़ल्ट आया ना टेस्ट दिया तो क्यों परेशान हो रहे थे? या फर्स्ट डे का पेपर आपने क्या दिया है शायद उसको सोच रहे हैं आप बैठ कर। मुझे लगता है ऐसा हो सकता है, मुझे नहीं पता इस बारे में, ठीक है। तो बट अच्छा सोचें भाई, कुछ नहीं होता। बहुत सारे बच्चे अच्छा सोच रहे होते हैं, पेपर में अच्छा रिजल्ट आएगा, नहीं आता, और कुछ बच्चे सोच रहे हैं पता नहीं बहुत ख़राब पेपर दिया, उनका बहुत अच्छा भी आ जाता है। तो ये से कुछ नहीं होता है, वो तो रिजल्ट आएगा तो पता लगेगा। अभी अपने आप को ये ना फील करें कि मैंने पेपर ख़राब दिया, अच्छा दिया, छोड़े उसको। तो ये 87.89 क्या है बेटा? एग्रीगेट है। अच्छा, इंटर की परसेंटेज नहीं है ये ना, ये 87.89 एग्रीगेट है। एग्रीगेट तो मैंने बता दिया ना, 10% मैट्रिक, 40% आपका जो है वो क्या है बेटा, ये इंटरमीडिएट, और जो है वो 50% टेस्ट। तो हो सकता है कि सर मेरा तो 87, अगर मान लेते हैं आपके 82 आ गया, 83 आ गया, मान लेते हैं 81 आ गया, 80 आ गया, तो फिर भी एडमिशन आप ले सकते हैं। कैसे? अपने टेस्ट में नंबर आप स्कोर बढ़ा लें। टेस्ट में आप 92, 93% तक स्कोर कर लें तो आपका एडमिशन डन है, एग्रीगेट तो बन जाएगा। तो इंटर की परसेंटेज नहीं है। हाँ, लेकिन ऐसा भी नहीं हो सकता अगर किसी की परसेंटेज 65 और 70 है, वो टेस्ट में पूरे 200 में से 200 भी ले आएगा तो उसके डाउ में MBBS में नहीं हो सकता। थोड़ा अगर मैथमेटिक्स आपको आती है, आप लगाएंगे आपको पता लग जाएगा, एग्रीगेट बन ही नहीं सकता इतना, सही है। तो लगभग कम से कम 80s में हो और टेस्ट आप बहुत अच्छा शानदार देते हैं तो डाउ में MBBS हो जाएगा। अगर डाउ में नहीं हो सका, फर्स्ट पे तो बैक पे सीट्स ख़त्म हो गए, इधर पर बैक पे ही कर दें या कैमरा सेटिंग। तो डाउ का मैंने आपको बता दिया। अच्छा, ये सेल्फ फाइनेंस की जब बात करते हैं तो सेल्फ में क्या होगा हमारा? दिस इज 85.87। सेल्फ का कतई ये मतलब नहीं होता कि C ग्रेड में आपको सीट मिल जाएगी। आपने टेस्ट भी पास किया हो, आपका मेरिट भी बना हो, तो 85.87 पे सेल्फ डाउ का क्लोज हो जाए, जिसमें 7 लाख पर ईयर आपको देना पड़ेगा। तो ये सोचेगा सेल्फ का भी एक मेरिट बनता है, ये नहीं कि आप पैसे दे रहे हो 7 लाख तो आपके किसी में भी एडमिशन हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है, चूँकि 7 लाख रुपये लेकर हज़ारों बच्चे लाइन में खड़े हुए, ठीक है। तो वो कोई ऐसी बात नहीं है कि हर किसी का हो जाएगा, इसमें भी मेरिट बनेगा। इस तरह से डाओ में के बाद जिना आती है सेकंड नंबर पे, इसके ओपन मेरिट में हमारी 86.87 ये साल की क्लोजिंग है। ये असल में अभी एडमिशन क्लोज नहीं हुआ है, लेकिन हमने मेरिट लिस्ट को देखकर हम अंदाज़ा लगा लेते हैं कि इस पे क्लोज हो जाएगा। एडमिशन होगा तो उसके एक आधा परसेंटेज ऊपर नीचे हो सकता है, उसके अलावा कुछ नहीं। सेल्फ फाइनेंस की बात करते हैं तो 84.85 पे क्लोज हो जाएगा। JSMU के MBBS, KMDC के MBBS की बात करते हैं तो ये 85.86 पर जाकर हमारा इस साल जो है वो क्लोज होगा। सेल्फ फाइनेंस की बात करें तो 83.84 पे क्लोज होगा। अच्छा, लियारी टाउन की बात करें तो लियारी टाउन थोड़ा सा और ज़्यादा, तो परसेंटेज इसमें 82.84 और 81.83, सही है। उसका मतलब क्या हो गया बेटा कि 81 से लेकर 88 तक कह सकते हैं कि हमारे पास है MBBS गवर्नमेंट की। 81 एग्रीगेट से 88 एग्रीगेट तक है। अब आपके ऊपर आप कितना ले आते हो, आप जितना लाओगे उसके लिए क्या पता है 88 से भी 81 है ना, 81 से भी आप डाउन जाओ तो उसके लिए फिर क्या होता है, BDS लेते हैं। BDS की मेरिट क्या होती है कि फिर उसमें थोड़ी सी डाउन होती है MBBS के मुकाबले में। अब जैसे आप देख लेते हैं BDS की बात करते हैं, BDS जैसे कि डाओ में DUHS में क्लोजिंग इस साल 82.83 पर BDS मतलब बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी क्लोज हो जाएगी। सेल्फ फाइनेंस के अंदर जैसे कि 81.82 पर, इस तरह से SMC मतलब JSMU जिसको हम कहते हैं तो ओपन मेरिट में 81.82, सेल्फ में 80.81 पे क्लोज हो जाएगी। KMDC ओपन मेरिट पर 80.81, सेल्फ फाइनेंस पर 79.80। ये मैं BDS की बात करूँ, डेंटल सर्जरी, डेंटिस्ट बनने के लिए। इस तरह अच्छा, यहाँ तक होने के बाद ना मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो मेडिकल कॉलेज लियारी के अंदर BDS नहीं है, वहाँ सिर्फ MBBS होता है। BDS की सीट या तो डाउ में है या फिर जिना में है या फिर KMDC में। इसके अलावा कुछ और ओझा कैंपस, आपने एक डाउ यूनिवर्सिटी का नाम सुना होगा, उसके अंदर थोड़े से DDC मतलब डाउ डेंटल कॉलेज है, DIDC डाउ इंटरनेशनल डेंटल कॉलेज है, जिनकी फ़ी काफ़ी हाई होती है। वो तो बहुत ज़्यादा उसका मेरिट और डाउन होता है, बट उसकी फ़ी बहुत ज़्यादा उनकी है। तो उसमें 78.79, 75.77 पे भी आपका BDS में हो सकता है। मतलब 100 अगर हम बात करें, सर पैसों का मसला नहीं है, आप बस बताएं किस में हो सकता है। तो 75 से लेकर जो है वो 88 तक आपको फील्ड मिल सकती है एग्रीगेट में। बात समझ आ रही है? मतलब अब डर थोड़ा सा कम हुआ होगा कि नहीं यार सर ऐसा नहीं था। तो मैंने टॉप की फील्ड आपको दिखा दी तो आप परेशान हो गए थे। डाओ के MBBS लेना बहुत एक टफ काम है, ठीक है। तो हम किसी और तरफ चले जाएंगे, जरूरी थोड़ी नहीं कि हम डाउ से ही करें, कोई और से कर लेंगे, JSMU KMDC। MBBS नहीं होता BDS कर लेंगे। रेगुलर में नहीं हो रहा, ओपन मेरिट में नहीं हो रहा तो थोड़ा सा पैसे जमा करके सेल्फ फाइनेंस में कर लेंगे, कुछ भी कर सकते हैं। हाँ, 75 से नीचे नहीं आना है, फिर आप पैसे रख के भी कोई फ़ायदा नहीं है आपका। फिर आपको
MBBS BDS से हटना पड़ेगा, फिर या तो प्राइवेट की तरफ जाएंगे हम, या फिर हम जो है वो उसके अलावा फील्ड चेंज करके PharmD DPT इन तरफ जाएंगे, जो उसका अलग टेस्ट होता है, वो MD कैट से नहीं होता है। MD कैट से बस MBBS और BDS होता है, जिसकी तैयारी हम कराते हैं। PharmD की तैयारी अलग होती है जो इसके बाद होती है। अभी जो हम बैचेज स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट संडे से, वो बैच हमारे पास होगी MBBS और BDS के लिए सेलेक्टिवली। PharmD के बैच हम उसके बाद शुरू करते हैं, क्योंकि PharmD का टेस्ट KU में होता है, आपको पता है, वो जाकर वो नवंबर में जाकर होता है। अब नवंबर में होता है तो बहुत टाइम होता है, तो MD कैट देने के बाद फिर बच्चों को लगता है नहीं यार सर मेरी इंटर में परसेंटेज नहीं है, तो फिर वो PharmD के बैच में आते हैं, KU का बैच जो हमारा कहलाता है। तो KU के बैच के लिए हम यहाँ पर बैठे हुए भी नहीं है, सिंपल सी बात है, वो आप भी जानते हैं। KU के लिए सेकेंडरी के बाद भी आप कर सकते हैं, बहुत टाइम होता है। अभी हम कर रहे हैं इसलिए कि हमारे पास टाइम जो है वो कम होता है, क्योंकि आप जानते हैं सितंबर में इसका टेस्ट हो जाएगा, तो उसके लिहाज से भी गाइड करूँगा। ठीक है, बात समझ में आ गई। सबसे मेन बात मैंने अभी यहाँ पर की कि मेरिट का पता होना चाहिए हमें, कि हमें कितना स्कोर करना है, क्या चीज़ बनानी है, और क्लोजिंग एग्रीगेट्स हैं। ठीक है, ठीक है, तो समझ में आ गई सब। तो अब इसके बाद तो ये तो मैंने मेडिकल के हवाले से बता दिया। मेडिकल के हवाले से कोई चीज़ जो आप और पूछना चाहते हैं मुझसे, मतलब फ़िलहाल आगे हम और बात करेंगे। मेरिट तक समझ में आ गया। PharmD की बात नहीं कर रहे अभी हम, PharmD DPT की बात आज करेंगे भी नहीं। ठीक है, और आई थिंक कि आप लोगों में से MBBS BDS वाले बच्चे ही बैठे हैं जो ये करना चाहते हैं, ऐसा ही है। इसके अलावा कोई फील्ड वाले मेडिकल के स्टूडेंट बताएं सर इसके अलावा हम कुछ और फील्ड लेना चाहते हैं, नहीं है, पक्की बात है। तो ऐसा होगा भी अगर किसी का, तो क्लास के एंड में जब हम ऑर्डिनेशन एंड करेंगे। अच्छा, आप कुछ कह रहे हैं, मतलब MBBS BDS है ना, मेडिकल वाले जितने भी हैं, पक्की बात है। अगर कोई है भी मसला तो सेशन के एंड में आप उससे डिस्कस कर लेना अलग से। ठीक है, फिर वो आप FAQs का सेशन हम रखेंगे, तो उसमें FAQs में आप फिर आप जो है वो आप क्वेश्चंस करेंगे, क्यूरीज आपके लिए जाएंगे। ठीक है, तो अपने माइंड में रखें। अब आते हैं इंजीनियरिंग की तरफ। इंजीनियरिंग के भी बच्चे यहाँ पर यकीनन बैठे हुए होंगे फिर इंजीनियरिंग साइड से, तो उसके अलग से भी 5-10 मिनट में पहले थोड़ी सी बात कर लूँ। इंजीनियरिंग में भी सिंपल ये है बेटा, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ भी हैं, प्राइवेट भी हैं। इंजीनियरिंग में हम दोनों की बात कर लेते हैं, क्योंकि इंजीनियरिंग की जो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ है ना बेटा, वो थोड़ी सस्ती होती है, कम कॉस्टिंग में होती है। अब मेडिकल मिसाल के तौर मेडिकल की बात करते हैं, आगा खान यूनिवर्सिटी की बात करते हैं, अब वो प्राइवेट है। मेडिकल के लिए MBBS के लिए 25 लाख पर ईयर, तो पर ईयर उसमें 25 लाख रुपए लगते हैं, और सेलेक्टेड बच्चे इसको अफोर्ड कर पाते हैं, नॉट एवरीवन कैन अफोर्ड। तो इसलिए हम उसके बारे में बात कम करते हैं। कहीं पे भी आप जाएंगे लोग हमेशा गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ की बात करेंगे MBBS के लिए। प्राइवेट में भी हो सकता है, बट उसकी फ़ी बहुत ज़्यादा हाई होती है। लेकिन जब हम इसकी बात करते हैं ना बेटा, जब इंजीनियरिंग की बात करते हैं, मज़े की बात ये होती है ना कि गवर्नमेंट और प्राइवेट में इतना फीस का डिफरेंस नहीं होता है। गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ के अंदर इंजीनियरिंग में और प्राइवेट के अंदर इसमें कोई फ़र्क नहीं है, थोड़ा सा फ़र्क है, 10-15 हज़ार का फ़र्क होता है और कोई फ़र्क नहीं होता है। अब चूँकि इतनी हाई गवर्नमेंट की भी फ़ी हो गई ना कि बिल्कुल प्राइवेट के लगभग बराबर ही हो गई अब जाकर। ठीक है, ऐसा ही हुआ। तो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ बहुत सारी हैं। गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी हमारे पास जैसे कि NED है जो मेन है, जिसके बारे में बात करेंगे। दाऊद है, दाऊद यूनिवर्सिटी है, यहाँ पर भी इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी है। और इसके अलावा लास्ट हमारे कराची यूनिवर्सिटी है, ये भी इंजीनियरिंग है, केमिकल इंजीनियरिंग कराती है, दैट्स वाई इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी है। बहुत सारी हैं, फास्ट है, UIT है, सर सैयद है, DHA सुफ़ा है, बहरिया, इकरा, बहुत सारी यूनिवर्सिटी है। ठीक है, तो प्राइवेट के अंदर तो ETC और भी नाम है, मतलब मैं सारे नाम नहीं बता रहा। अच्छा, इसमें एक चीज़ है कि मैं स्लाइड जब इसमें फास्ट का स्लाइड एक था ना, अच्छा फास्ट के लिए सिर्फ आप अकेले हैं जो कि आपने बताया, 2 बच्चे फास्ट के लिए, और कोई ऐसा है इंजीनियरिंग साइड का जो फास्ट में अप्लाई करेगा? नहीं, NED वाले हैं ना इंजीनियरिंग वाले सारे हो गए। अच्छा, मैंने जब मैं स्लाइड बना रहा था इसके लिहाज से, तो मैंने फास्ट की स्लाइड हटा दी थी क्योंकि मुझे लगा था शायद फास्ट के बच्चे नहीं होंगे। तो ये क्या, लेकिन अब 2 बच्चे क्लास में हैं जो फास्ट में अप्लाई करेंगे, इस लिहाज से तो फास्ट का ये तरीका होता है। अच्छा, और अच्छी बात ये भी है कि मैं इंजीनियरिंग वाले जो बच्चे बैठे हैं उनका मैं बता देता हूँ कि NED के कंपैरिजन में फास्ट जो है ना वो ऊपर है, विदाउट अ शेडो ऑफ डाउट। फास्ट इज़ वे बेटर देन NED, मतलब सच्ची बात है। इसमें हम हर तरह से उसको हम कंपेयर कर सकते हैं। बस डिस्टेंस का मसला है, डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है फास्ट का, इसके अलावा और कुछ मसला नहीं है। डिस्टेंस कवर कर पाते हैं, दैट्स ओके। ठीक है, फास्ट इज़ वे बेटर देन NED, कोई ऐसा मसला नहीं है। NED और KU को हम लगभग कंप्यूटर साइंसेस को बराबर कर रहे होते हैं, बट फास्ट को हमेशा हम ऊपर रखते हैं NED से। ठीक है, KU और NED का मुकाबला कर लेते हैं समटाइम्स कंप्यूटर साइंस के फील्ड के अंदर। क्योंकि आजकल बेटा मसला ये है कि ना कि आजकल जो है वो आप जानते हैं कंप्यूटर साइंस, फास्ट अभी से नहीं, फास्ट बहुत पहले से, सन 2000 से कायम हुआ है, 23 साल हो गए फास्ट को बने हुए। लेकिन फास्ट को बनाया गया था, जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने उसको बनवाया था अपने दौर में कि IT के फ़रोग़ के लिए, कि एक वक्त ऐसा आएगा पाकिस्तान में और दुनिया में कि IT बढ़ेगी, उस वक्त यूनिवर्सिटी काम आएगी। तो शुरू में फास्ट को कोई पूछता नहीं था इतना ज़्यादा, क्योंकि NED में मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, सिविल ये बच्चे लेना चाहते थे, उसकी एक डिमांड थी और फास्ट का नाम ही कहीं नहीं होता था। 3-4 सालों से जो बूम एक आया IT इंडस्ट्री के अंदर, इसने फास्ट को बहुत ऊपर कर दिया।
और अब फास्ट किया वो फ़ायदा जो बीज बोया गया था सन 2000 में, उसका फल आपको आज मिल जाए, ठीक है। और फास्ट इतनी ऊपर है एनईडी से, ठीक है। तो बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं है कि फ़ास्ट ऊपर है। फास्ट का टेस्ट जो है हमारा जून में होता है। फास्ट के लिए थोड़ा सा बता दूं कि फास्ट का टेस्ट हमारा जून में हो जाएगा। और इसमें क्या होता है कि इसके टेस्ट पैटर्न के अंदर अगर हम कंप्यूटर साइंसेस की, उसमें सिर्फ कंप्यूटर की फील्ड है फास्ट के अंदर, और कोई फील्ड नहीं है। कंप्यूटर साइंसेस की है, बाकी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग भी है, बट हम कंप्यूटर साइंस की तरफ बच्चे जाना चाहते हैं, एआई है, ये सब सी फील्ड्स हैं। उसमें ये होता है कि टेस्ट का जो एग्रीगेट हमारे पास होता है, आपको एग्रीगेट पता है टेस्ट के वाले से 60-40 का रेशियो हमारे पास होता है। 60% टेस्ट होता है, 40% हमारे पास इसके अंदर इंटर होता है। और इसमें क्या होता है कि सब्जेक्ट्स हमारे पास सिर्फ गिनती के होते हैं, कोई भी फिजिक्स केमिस्ट्री नहीं होती है। इंग्लिश होगी, मैथमेटिक्स होती है, मैथमेटिक्स 2 होती है, जनरल मैथ्स, एडवांस मैथ्स, और जो है वो एक IQ लेवल एनालिटिकल जिसको हम कहते हैं वो होता है। तो ये हमारे पास पैटर्न होता है, ऑनलाइन होता है, कंप्यूटर बेस्ड होता है ये पूरा, ठीक है। और थोड़ा टफ टेस्ट होता है फास्ट का, ठीक है। तो और फास्ट मेडिकल यूनिवर्सिटी है, नंबर 1 पे, टॉप नंबर पे आती है। और फ़ी उसकी लगभग 1.5 लाख पर सेमेस्टर है, 1.5 लाख पर सेमेस्टर उसकी फ़ी है, ठीक है। तो ये फास्ट की जो उसको अगर माइंड आप दोनों का थोड़ा, बाकी क्लास के एंड में आप पूछोगे तो और बता दूंगा, ठीक है, ओरिएंटेशन के एंड में, FAQs में। बाकी मेरा मकसद आज है NED को डिस्कस करना, चूँकि अक्सर बच्चे उसी के लिए आए होते हैं कि सर NED के बारे में कुछ चीज़ें बताएं, ऐसे ही। और आप लोगों की भी सेकंड चॉइस NED ही होगी, सिंपल सी बात है, सबकी ऐसे ही होती है। कराची में इंजीनियरिंग वाले बच्चे थोड़ा एक्सपोजर रखते हैं, माइंड रखते हैं अच्छा ना, तो फर्स्ट चॉइस वो बनाते हैं फास्ट, सेकंड बनाते हैं NED। और जिनको पता नहीं होता है वो फर्स्ट और लास्ट सब NED को ही बनाते हैं, ऐसे ही होता है। बट NED इस मतलब सिंपल सी बात है कि कोई ऐसा इदारा नहीं है, सेकंड हम कर रहे हैं, बट ये इतना बुरा नहीं है जिस तरह से इसको हम कह सकते हैं, ठीक है ना। बस थोड़ा सा लगभग फ़र्क है NED और फास्ट के अंदर, ठीक है। और कुछ चीज़ों में तो NED जो है, NED में फील्ड्स बहुत सारी हैं, हमारी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है, फ़ी कम है उसकी, ठीक है। बहुत सारे बेनिफिट्स हैं NED के अपने। तो NED के लिहाज से बात करेंगे, NED यूनिवर्सिटी ये हमारी कराची की सुप्रीम कह सकते हैं, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी के अंदर सबसे टॉप पर है NED गवर्नमेंट के अंदर। फास्ट असल में प्राइवेट है, तो अभी उसकी फ़ी 1.5 लाख है। और NED की फ़ी जो है वो बहुत कम होती है, तकरीबन 40-45,000 पर सेमेस्टर फ़ी होती है उसकी, सेमेस्टर की। सेमेस्टर में होता है 6 मंथ्स की फ़ी, ठीक है, 6 महीने की, तो उसकी फ़ी इतनी ज़्यादा नहीं होती है, कम फ़ी होती है। अब आ जाते हैं इसके एलिजिबिलिटी पर, जो मैंने MD मेडिकल वालों को बताया था, इंजीनियरिंग वालों को भी बताया था कि एलिजिबिलिटी वही 60%, बट इससे कतई तौर पे ये फ़र्क नहीं पड़ता कि 60% पे एडमिशन हो भी जाएगा, ठीक है, फॉर्म मिल जाएगा 60% पर। NED में तो 60% पे एडमिशन हो भी जाता है, पता है क्यों? NED में फील्ड बहुत सारी है, 25 फील्ड है, 25 फील्ड्स हैं। 60% क्या, बल्कि कुछ BS की फील्ड्स हैं वो 50% पे भी एडमिशन दे देती हैं। इंजीनियरिंग BE अगर आपको करनी है ना इंजीनियरिंग, तो 60% चाहिए। और NED ने अब BS की फील्ड भी इंट्रोड्यूस कर दी है, BS इन इंग्लिश लिंग्विस्टिक्स, BS इन इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री, BS इन फाइनेंशियल मैथमेटिक्स। अब वो सारी जो फील्ड है बेटा उसमें 55-54 में भी हो जाता है। अगर आपको नाम के साथ सिर्फ NEDian लगाना है ना, तो ये बड़ा आसान है, बहुत आसान है। NEDian बनना कोई मुश्किल काम नहीं है। अब जैसे उसमें MD कैट में क्या मैंने बताया कि MBBS और BDS सेलेक्टेड फील्ड्स हैं, मतलब डाउ में अगर लेना है तो मेहनत करके लेना पड़ेगा, JSM में मेहनत करके लेना पड़ेगा, क्योंकि फील्ड है तो अच्छी है वरना नहीं है। या तो बहुत अच्छी फील्ड MBBS BDS PharmD वरना है ही नहीं। NED में ऐसा नहीं है, बहुत सारी फील्ड है जिसमें से बहुत अच्छी भी है स्कोप के लिहाज से, और ऐसे भी फील्ड है जो बहुत ज़्यादा बच्चे नहीं लेते, इसलिए एडमिशन मिलना शुरू हो जाता है आपको हर परसेंटेज पर इसके अंदर। ये बेनिफिट है कि NED में एडमिशन लेना बहुत आसान है, लेकिन हाँ अपने डिज़ायर्ड फील्ड में लेना मुश्किल है, मतलब ख़ास तौर पे कंप्यूटर रिलेटेड फील्ड्स के अंदर भी बताऊंगा उसके बारे में। तो एलिजिबिलिटी 60% है, इसमें भी 60% होनी चाहिए, चाहे आपने इंटर किया हो, O लेवल्स किया हो, डिप्लोमा किया हो। डिप्लोमा वाले की सीट, डिप्लोमा को ये है यहाँ पे DAE, UR DAE, इंटरमीडिएट के साथ DAE या सिर्फ DAE? दोनों साथ में, ओके। DAE का 3rd ईयर हो गया, ऑल राइट, फिर तो आप दोनों तरफ से ले सकते हैं NED में, ठीक है। DAE बेस पर भी, इंटर बेस पर भी। NED डिप्लोमा बेस पर भी सीट देता है, दाऊद भी देता है डिप्लोमा बेस पर, KU में भी है, ठीक है। तो अब तो डिप्लोमा के इंटर को इक्विवेलेंट कर दिया गया है, अभी इंटर और डिप्लोमा एक ही हो गया है, मतलब देखा जाए तो DAE के सीट्स की भी सेम मेरिट होगी, मैं बता दूंगा। मेरिट फार्मूला क्या होता है? 50-50, मतलब मैट्रिक के मार्क्स काउंट नहीं होते, 50% इंटर 50% टेस्ट। अगर आपके लेट से कि अगर आपने इंटर में, अगर मैं यहाँ पर लिख दूँ, अगर आपने मान लेते इंटर में किसी ने अगर जो है वो 80% मार्क्स बनाए हैं तो उसका 40 ले लिया जाएगा, 50% इसका मतलब है। और अगर आपके तो ये अगर आपने ये FSC हो गया आपका, और आपने टेस्ट में, अगर आप टेस्ट में मान लेते हैं कि आपने 70 नंबर बनाए आउट ऑफ 100, तो आपके यहाँ से इसका 50% लिया जाएगा, तो कितना हो जाएगा बेटा? 35। तो ये हो जाएगा 5 और ये होगा 4, 5, 6, 7, 75। तो ये आपका क्या बना? दिस इज एग्रीगेट,
मतलब इंटर का 50%, टेस्ट का 50% लिया, दोनों का प्लस किया, ये कहलाता है एग्रीगेट। डाउ में भी ऐसे ही बनाते हैं, ठीक है। तो ये और एडमिशन इस चीज़ पर होता है, एग्रीगेट पर होता है। हम इंटर और ये टेस्ट की बात नहीं करते। तो ये क्या पता आपकी किसी ने मान लेते हैं कि सिनेरियो कुछ और पलट भी सकता है। इंटर में अगर किसी के 70 है और उसने टेस्ट में 80 बना लिया तो ये दोनों बच्चे बराबर हैं, आपको पता है। एग्रीगेट इसका भी 75 ही बनेगा, है ना भाई। अब जब कैसा बोल सर इसकी तो इंटर में 70 आई, इसकी इंटर में 80 आई, तो भाई इसने टेस्ट में बढ़ा लिया ना नंबर। जिसके इंटर में कम है वो टेस्ट में बढ़ा है, जिसके इंटर में, तो इस तरह से होता है। और इंटर से मुराद क्या है यहाँ पर, कि यहाँ पर इस साल का मैं ऐसे ही आपको बता देता हूँ कि लगातार 2 सालों से तो यही हो रहा है कि एनईडी जो है ना वो, अच्छा ये ऐसी बात बताऊँगा, इसको सुनने के बाद आप सेकेंडरी की मेहनत छोड़ना नहीं प्लीज़, ठीक है। अगर ये बात बताने के बाद ना अक्सर बच्चे ना वो अलग ही दिमाग में कुछ सोचना शुरू कर देते हैं, लेकिन उसके लिए मैं कह रहा हूँ कि क्या पता आप एनईडी में ना हो तो केयू वगैरह बाकी यूनिवर्सिटी में पूरा सेकेंडरी काउंट होता है, तो सेकेंडरी की मेहनत चाहिए। अब सुनो जो बात कि जो इंटरमीडिएट है ना, एनईडी के अंदर सिर्फ फर्स्ट ईयर के काउंट होते हैं बस। एनईडी सिर्फ 2 सालों से क्या कर रहा है, फर्स्ट ईयर की परसेंटेज काउंट कर रहा है, सेकेंड ईयर को देखता ही नहीं है वो। फर्स्ट ईयर में आपने जितने नंबर बनाए हैं उसी पर एडमिशन हो जाएगा। सेकेंड ईयर के एडमिशन रिजल्ट आने से पहले आपका एडमिशन हो चुका होगा। यहाँ तक कि जब सेकेंड ईयर का रिजल्ट आ रहा होता है ना, तो उस वक्त आपका एनईडी का एक सेमेस्टर हो रहा होता है, बहुत लेट आता है, मतलब देखा जाए तो वो इतना इंतजार नहीं करते हैं। वो कहते हैं फर्स्ट ईयर का परसेंटेज देखते हैं, तो ये जो परसेंटेज मैं बता रही हूँ फर्स्ट ईयर की है, सेकेंड पूरे इंटर की नहीं है। जबकि एमडी कैट में क्या होता है, पूरे इंटर की ली जाती है, लेकिन एनईडी सिर्फ फर्स्ट ईयर की लेता है। सेकेंड ईयर किसी काम का नहीं एनईडी के अंदर एडमिशन के लिए। फास्ट में भी ऐसा ही, सिर्फ फर्स्ट ईयर है, सेकेंड ईयर नहीं है, ठीक है। तो अब यही होता है कि अब आप ऐसा नहीं कि आप मेहनत छोड़ दें आपके सर, हम तो फिर क्या फ़ायदा, सेकेंड ईयर में मेहनत कर रहे, पढ़ रहे, कोचिंग जा रहे हैं, टेस्ट दे रहे थे, सर में दर्द कर रहे हो, तो बेटा ये क्या गारंटी है कि आप एनईडी में ले आओ। मान लेते खुदा न खासा किसी बच्चे का टेस्ट में 49 आ जाए और वो टेस्ट फेल कर दे एनईडी का, अब तो वो गया काम से। अब उसको केयू में लेना है एडमिशन, कराची यूनिवर्सिटी में, तो वहाँ तो पूरा इंटर काउंट हो रहा है। तो इसलिए ज़रूरी नहीं होता कि आप जहाँ सोच रहे एडमिशन वहीं हो जाए। तो सेकेंड ईयर की तैयारी भी अच्छी रखनी है, ये नहीं कि छोड़ दिया ये सुनने के बाद सर फर्स्ट ईयर तो चाहिए एनईडी, क्या मसला है, ठीक है। तो ये कंप्यूटर साइंस की फील्ड ही बच्चे लेने के लिए चाहते हैं, और उनको नहीं मिलते हैं ना एनईडी में, तो वो केयू में जाकर ट्राई करते हैं। फिर वो पहले फास्ट, फिर एनईडी, फिर केयू, इस तरह से ट्राई करते हैं टॉप 3 में। एक्सपेक्टेड टेस्ट डेट है अगस्त 2024, अगले साल अगस्त में एनईडी का टेस्ट हो जाएगा, ठीक है। और एनईडी तो जाहिर सी बात है, वो पक्की है बात की कि वो जिस डेट में बोलते हैं उसी डेट में टेस्ट हो जाता है, वो आगे पीछे नहीं करते हैं टेस्ट डेट को। टेस्ट पैटर्न क्या होगा एनईडी का, एनईडी में कैलकुलेटर अलाउ होता है, तो ये भी थोड़ा सा एक मजाक कह लें आप इसको, ये है कि मेडिकल वाले जो उनकी मैथ्स कच्ची है उनको कैलकुलेटर अलाउ नहीं रखा हुआ है, और इंजीनियरिंग वाले जिनके मैथ्स आती है, जो पूरा 2 साल मैथ पढ़ते हैं, उनको अलाउ किया हुआ है। तो ये है सिस्टम है, क्या कर सकते हैं, ठीक है। फास्ट में नहीं अलाउ है कैलकुलेटर, फास्ट में नहीं अलाउ है, फास्ट में नहीं अलाउ है, डाउन और एमडी कैट में नहीं अलाउ है, एनईडी में अलाउ है, केयू में भी अलाउ नहीं है। और ये थिंग सिर्फ एनईडी ही है जहाँ पर अलाउ होता है कैलकुलेटर। एनईडी के अलावा किसी भी एंटी टेस्ट में आपको कैलकुलेटर याद नहीं करने दिया जाता है सिवाय एनईडी के। तो ये और थोड़ा सा एनईडी के टेस्ट को आसान बना देती है ये चीज़। ये तो टेस्ट पैटर्न क्या होगा बेटा, जैसे कि एमडी कैट में बताया था 200 एमसीक्यूज होते हैं, एनईडी के अंदर 100 एमसीक्यूज होते हैं, 100 एमसीक्यूज होते हैं। टाइम भी कम होता है, सिर्फ 2 आवर्स में आपको ये टेस्ट देना होता है, 2 घंटे आपको 120 मिनट दिए जाते हैं आपको, ठीक है। 120 मिनट में 100 एमसीक्यूज करने, और बड़ा आसान सा पैटर्न है, ऐसे ही याद हो जाएगा। तो 25 के 4 पोर्शन है, 25 मैथ्स, 25 फिजिक्स, 25 केमिस्ट्री, 25 इंग्लिश, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन की भी है इन्होंने इसके अंदर। सबके 25-25 एमसीक्यूज आएंगे, और आपको कितने, आपके सिलेक्शन कितने में होगी, कम से कम पासिंग मार्क्स से आए, वो मैं लिखना भूल गया यहाँ पर बताया, तो कम से कम 50 आउट ऑफ 100, कम से कम 50 नंबर आपको लाना है एनईडी के अंदर। अगर आप 50 से कम लाते हैं 49, 48, तो आपका एडमिशन नहीं होगा। एक बेनिफिट एनईडी का ये भी होता है कि 2 राउंड्स होते हैं इसके अंदर, सबसे मज़ेदार चीज़ एनईडी की है, 2 राउंड्स होते हैं, राउंड 1, राउंड 2। अच्छा, ये राउंड 1, राउंड 2 का मतलब ऐसा नहीं कि राउंड 1 के मार्क्स खत्म हो जाते हैं राउंड 2 देने पर। जैसा अभी ये हुआ था ना एमडी कैट में, हुआ था 1 और 2, एक बार हुआ तो रिकंडक्ट जब हुआ था तो पहले मार्क्स खत्म हो गए थे। ये नहीं था कि आप दोनों में से कोई भी रख लो, आपकी मर्जी, ऐसा नहीं था, है ना भाई। फर्स्ट टाइम जो एमडी कैट हुआ तो उसके मार्क्स खत्म ही कर दिए थे, सिर्फ रिकंडक्ट के मार्क्स आए थे एमडी कैट में। बट एनईडी में ऐसा नहीं होता, एनईडी में हर साल 2 टेस्ट होता है, तो हर साल 2 टेस्ट होगा। और क्या होगा कि अब बेस्ट 1, दोनों में से जो बेस्ट नंबर आएंगे ना उसको सेलेक्ट किया जाएगा। अगर आपने राउंड 1 दिया उसमें ज़्यादा है, राउंड 2 में खुदा न खासा कम भी हो गया है ना, तो आपका राउंड 1 का मार्क्स रख लिया जाएगा। वैसे अक्सर ऐसे होता है, राउंड 2 में बढ़ते हैं, कम नहीं होते हैं कभी भी, क्योंकि राउंड 1 में हमें अंदाज़ा नहीं होता है, तो प्रैक्टिस हो जाती है, राउंड 2 में हम अच्छे से दे देते हैं। और ये बड़ा अच्छा है ना कि प्रैक्टिस करने का मौका मिल जाता है आपको इस हवाले से। तो एनईडी का ये टेस्ट पैटर्न होता है, 25 एमसीक्यूज होता है, ऑनलाइन टेस्ट होता है। अच्छा, एमडी कैट का टेस्ट तो पेपर बेस्ड होता है ना, पेपर पर आपको एमसीक्यूज मतलब फिलअप करने होता है।
पेपर बेस्ड होता है, लेकिन एनईडी का ऐसा नहीं, एनईडी का कंप्यूटर बेस्ड होता है, कंप्यूटर पर आपको जो है वो आपके सॉल्व करना पड़ता है, ठीक है, और साथ साथ रिजल्ट आपको पता लग जाता है। फीस स्ट्रक्चर क्या होता है, मेरिट बेस पर एनईडी में 31,000 पर सेमेस्टर है, सही 35 हो गया होगा इस ईयर, तो ये 30 to 35,000 पर सेमेस्टर 6 महीने की फ़ीस होती है, बहुत कम है। ये बी प्रोग्राम के लिए सेल्फ फाइनेंस की बात करेंगे तो ये भी तकरीबन 6-7 मतलब 7 to 8 लाख इसकी सेल्फ फाइनेंस की फ़ी हमारी जाती है, 7 से 8 लाख। सेल्फ फाइनेंस में क्या होता है, थोड़ी कम परसेंटेज पे भी हो जाता है, और इसकी सेल्फ फाइनेंस इतनी ज़्यादा नहीं होती है ना, तो अक्सर बच्चे ले लेते हैं। मतलब मेडिकल में, मतलब प्राइवेट यूनिवर्सिटी में जाने से बेहतर होता है एनईडी में बच्चे सेल्फ ले लेते हैं। ये ओपन मेरिट की, मतलब मेरिट की फ़ीस है, रेगुलर फ़ी, और सेल्फ की फ़ीस 7 to 8 लाख होती है पर ईयर, ठीक है। अच्छा, अब हम मेन जो बात करेंगे इंजीनियरिंग वालों के लिए सबसे काम की बात होगी, वो मैं यहाँ पर आपको बताऊंगा लाइक क्लोजिंग एग्रीगेट्स ना, क्लोजिंग परसेंटेजेस लास्ट ईयर के, जो मैंने उसको बनाया है, अभी तक तो कहीं पर आया नहीं है, ये मैं आपको डायरेक्टली बता रहा हूँ, तो ये मैंने शेयर नहीं किया कहीं पर, आपसे शेयर करता हूँ कि क्या लास्ट ईयर की क्लोजिंग थी। आपको जो मिल रही होगी 2022-21 की मिल रही होगी नेट पर, तो इस साल क्लोजिंग जो हुई है ना, अच्छा ये फिर बता दो बेटा, ये परसेंटेजेस जो है ना इंटर के नहीं है, ये एग्रीगेट्स हैं, मतलब इतने ही नंबर आपको टेस्ट में चाहिए होंगे, उतने ही नंबर आपके इंटर में होने चाहिए 100 में से, सही है। और आप जानते हैं कि जो बूम है, मैंने अभी बताया आपको आईटी इंडस्ट्री में जो आया हुआ है, उसकी वजह से क्या हो गया है कि हमारी कंप्यूटर साइंसेस की फील्ड बिल्कुल आसमान पे है। कंप्यूटर की एनईडी में 1 2 3 4 5 6 7 फील्ड है, और वो सातों टॉप पर है, टॉप 7 फील्ड इनको हम कहते हैं कंप्यूटर साइंस की, सातों कंप्यूटर साइंस की फील्ड है। उसके बाद इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिकल उसके नीचे जाकर आएगी। किसी ज़माने में ये फील्ड सुपर हुआ करती थी, बट अब वो दौर नहीं है, ठीक है। ये सारे कंप्यूटर की फील्ड, और आप देख लो सबके सब अच्छे खासी एग्रीगेट पर जाएंगी। सबसे टॉप की एनईडी की फील्ड होती है बीई सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, ठीक है, और वो आपकी गई है इस साल 86.86% पर। इंटर में भी इतनी होनी चाहिए, मतलब फर्स्ट ईयर में भी इतनी आनी चाहिए आपकी, और टेस्ट में भी 100 में से इतना लाना होगा आपको। अच्छा, इंटर में अक्सर इतना नहीं आता है, मैं आपको एक सच्ची बात भी बता दूं, इंटर में इतना नहीं लाते हैं बच्चे। अगर आपके इंटर में 81 82 भी है ना बच्चों, और आपने टेस्ट में आराम से 91 92 93 आप ला सकते हैं, तो एग्रीगेट इतना बन जाता है। मतलब A+ में भी अगर आपके ना 80 81 तो आप होपफुल रहोगे, आप सॉफ्टवेयर ले सकते हो, कोई ऐसा मसला नहीं है। तो ये तो एग्रीगेट बता रहा हूँ ना बेटा, समझ रहे हो ना। टेस्ट में आप इससे ऊपर लाओ, टेस्ट में 90+ लाना इतना मुश्किल नहीं है एनईडी में, तो मैं बता दूंगा आपको इसके ट्रिक्स, उसके तरीके हैं, वो जब हम क्लासेस करते हैं तो उसमें हम बात करते हैं, ठीक है। उसके बाद CIS कंप्यूटर इंफॉर्मेशन सिस्टम, जिसको हम कहते हैं BE CIS, ये हमारा है 83.9, इसमें हार्डवेयर इन्वॉल्व होता है ज़्यादा, तो 83.9 तो काफ़ी ज़्यादा डाउन है। आप देख सकते हैं कि अचानक से मेरिट कितना नीचे आया। तो ये सॉफ्टवेयर तो सबसे गिनती की सीट है बेटा इसके अंदर। ओवरऑल पूरे कराची के लिए इसमें सिर्फ 60 सीट्स हैं, 60 सीटें। अब 60 सीट्स में किनको एक अनार 100 बीमार बोलते हैं ना, वो वाली बात है। अब 60 सीट्स के लिए हर बच्चा पागल है। अब 60 ही बच्चों को एडमिशन मिलना है, वो ज़ाहिर सी बात है सुप्रीम और क्रीम बच्चे होंगे जिनको एडमिशन मिलेगा ही, तभी मेरिट इतना आसमान पर। बाकी बच्चे और भी फील्ड है, ये सारी अच्छी फील्ड है कंप्यूटर की, मेरे कोई मिल जाए आँख बंद करके बच्चे ले लेते हैं। CIS हो गया, इस तरह BCIT कहलाता है कंप्यूटर, ये BCIT या BScs जिसको हम लोग कहते हैं ना KU में, BS इन कंप्यूटर साइंस, एनईडी में उसको BCIT कहा जाता है। ये वो फील्ड है। देखिए ये इंजीनियर नहीं है, ये दोनों इंजीनियर्स हैं, बट BCIT इंजीनियरिंग नहीं है, आपके नाम में इंजीनियर लगेगा भी नहीं। लेकिन बच्चे देखो 3rd नंबर की फील्ड इसको बनाते हैं परसेंटेज लेकर, मतलब इतना ज़्यादा बच्चे इसमें अप्लाई करते हैं या इसमें एडमिशन गेट करते हैं। इसकी परसेंटेज देखो कहाँ 83.5, जबकि बच्चों से बोला जाता है भाई तुम्हारे नाम में इंजीनियर भी नहीं लग रहा, क्यों ले रहे हो फील्ड? बोले कंप्यूटर की फील्ड चाहिए, बस जॉब चाहिए, स्कोप होना चाहिए, इंजीनियरिंग नाम लगा के कोई फ़ायदा नहीं आज के दौर, सही है ना। तो देखो 3rd नंबर पे BCIT है, BE लिखा ही नहीं है मैंने इसके नाम के पहले। इस तरह से BSAI तो बहुत ज़्यादा बूम में, आपको पता है आप अभी नहीं, आज से 3-4 साल के बाद आसमान पे ये फील्ड जाएगी AI। 83.5 आप नेक्स्ट ईयर देखोगे इससे भी ऊपर होगी है, ठीक है, जो अभी सिचुएशन है AI की। साइबर सिक्योरिटी है तो ये देखो ये 83.23। इस तरह से डेटा साइंस है, ये भी फ्यूचर की फील्ड से सारी है, ठीक है, फ्यूचर इसी पर डिपेंड कर रहा है दुनिया का। 83%। गेमिंग एंड एनिमेशन, ये भी ये न्यू फील्ड आई एनईडी में, मतलब लास्ट ईयर ही लॉन्च हुई थी ये, और देखो ये 7वें नंबर पे आई हुई है 82.64 मेरिट के साथ। क्योंकि बच्चे बस ये देखते हैं कंप्यूटर में है कि नहीं है ना फील्ड के अंदर। और उसके बाद देखो उसके बाद फिर फाइनली आ रही है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, ये सारी BS लाइन्स है, इनमें से कोई भी इंजीनियरिंग नहीं है, लेकिन बच्चे इसको लेते हैं क्योंकि फील्ड अच्छी है। उसके बाद अब ये सारे दोबारा इंजीनियरिंग शुरू हो गई, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स और मैकेनिकल। आप देखो किसी ज़माने में ये सुप्रीम फील्ड हुआ करती थी, अब इसकी वैल्यू आप देखोगे 73.86 पे आई हुई है, जबकि कभी हमने जब पढ़ते थे अपने वक्तों में तो ये टॉप पर जाती थी। अब अपने पूछोगे अपने बड़ों से घर के तो वो यही बताएंगे कि मैकेनिकल तो बहुत ऊपर की फील्ड है, अब नहीं है, ठीक है। जो पाकिस्तान की सिचुएशन है, इंडस्ट्रियल सिचुएशन, उसको देखते हुए इंडस्ट्री लग नहीं रही, बल्कि जो लगी हुई है वो बंद हो रही है।
जॉब में नए नए जॉब्स आ नहीं रहे हैं, जॉब ओपनिंग नहीं हो रही है, तो अब इस तरह की फील्ड्स इतनी वर्थवाइल नहीं रही। बट फिर वही बात है बेटा, अगर ये बात करिए तो स्कोप की बात मैंने कर ली, बाकी इंटरेस्ट आपके ऊपर होता है। अगर आपका इंटरेस्ट ही मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल में, तो आप जाहिर सी बात आप यही लेंगे, आप कुछ और नहीं लेंगे। और इंटरेस्ट होगा आपको एक फील्ड में ना, तो उसमें जॉब अपने आप निकलेगी, ये भी अच्छी बात है। तो इसमें ऐसी कोई बात नहीं है कि मैं इसको हक तलफी करूँ कि बेकार तो कोई फील्ड नहीं होती, हर पढ़ाई की चीज़ अच्छी है। ये डिपेंड होता है आपके इंटरेस्ट पर, आपका इंटरेस्ट किस में है। वो एक बात है कि कंप्यूटर में आजकल ज़्यादा इंटरेस्ट पैदा होता है बच्चों का, लेकिन कहता है सर मेरा तो नहीं है, मेरा तो सर मोटर वगैरह बनाने में मैकेनिकल साइड पर हो, तो आप मैकेनिकल ले लेना, तो परसेंटेज भी कम है, तो और बेनिफिट है कि कम मेहनत करके आपको मिल जाएगी फील्ड मैकेनिकल की, ठीक है। बट मैं कह रहा हूँ कि पाकिस्तान में ओवरऑल स्कोप इतना नहीं है, हाँ, लेकिन आप बहुत इसमें एक्सलेंट आप महारत दिखाते हैं इस फील्ड के अंदर, तो जॉब आपकी है, सिंपल सी बात है। और ऑल ओवर द वर्ल्ड बात करें तो ये सारी फील्ड की वैल्यू है। वो सिर्फ पाकिस्तान के सिनेरियो में देखा जाए तो कंप्यूटर साइंसेस जो है वो क्या कह सकते हैं कि बूम कर रही है, ग्रो कर रही है, लेकिन इंटरनेशनली पूरी दुनिया में आज भी ये सारी फील्ड चलती है। आज भी कनाडा में, यूएस, यूरोप जाएंगे तो जो मैकेनिकल इंजीनियर की वैल्यू है वही एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर की वैल्यू है पाकिस्तान में, लेकिन ये थोड़ा सा आगे पीछे हो चुका है मामला फिलहाल, ठीक है। उसके बाद इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग है, केमिकल इंजीनियरिंग है, इसको IM कहते हैं, ये टेलीकॉम इंजीनियरिंग है, तो ये हमारे पास 71.68% है। तो जॉब देखो सब चीज़ की होती है, जब इंसान एक एंटर करता है ना किसी जगह पर, तो वहाँ पर उसको जॉब मिलती है। तो ऐसा होता है, मेरे एक फ्रेंड है लाइक ना, तो वो तो द फ्रेंड एक है, तो वो उन्होंने वो नहीं किया, इंजीनियरिंग नहीं की हुई है, उन्होंने नॉर्मली जस्ट एक पढ़ाई की हुई है, और वो किसी एक जॉब में उनकी इंडस्ट्रियल इंजीनियर की जॉब वो करते हैं, डिग्री नहीं है बट वो उसकी काम करते हैं। और वो थोड़ा सा लाइक एज में भी मतलब लाइक है कि 29-30 के करीब है। अब वो सोचते हैं कि यार काश कोई सोचते हैं कहीं से बस मुझे डिग्री मिल जाए इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग की, IM की, जब कहीं से मिल जाए, कोई दिला दे। फिर मुझसे बहस करते कितनी बेहतरीन फील्ड है, क्या बात करते हैं सर आप, हमारे में ऐसे बेहतरीन सैलरी उठा रहे हैं हमारे। तो हर कंपनी के अंदर ना बेटा जब आप जाओगे तो ऐसा ही होता है, मतलब वो पूछते हैं कि यार ये फील्ड तो सबसे ऊपर है भाई, इंडस्ट्रियल के तो ऐसे हैं, ऐसी फील्ड है, इतने पैसे, इतनी वैल्यू है। देखिए आम लोग कहते हैं नहीं यार कुछ नहीं है, कंप्यूटर की फील्ड की वैल्यू है। तो वो इंडस्ट्री में जब आप जाते हैं ना तो आपको पता लगता है कि हर बंदा कहीं ना कहीं पर जॉब कर ही रहा होता है। हाँ, ये कि स्कोप कम है, कम लोग हैं, बट है ज़रूर, ठीक है ना, बिल्कुल ज़ीरो तो नहीं है। तो ये टेलीकॉम पे जब जाते हो तो 71.68, इसके नीचे भी फील्ड है, टेलीकॉम तक मैंने डाला है, बाकी फील्ड आपको 60 और 50 पे भी मिल जाएगी, 55, 54 पे भी आपको NID में सीट्स मिलेंगी। बट ये थोड़ी अच्छी फील्ड्स हैं जिनके नाम मैंने यहाँ पर लिख दिए सारी, ठीक है, जहाँ आपके दिल में भी यही होगा कि इनमें से कोई फील्ड अपना लें, जो बच्चे इंजीनियरिंग वाले ऐसे ही है ना भाई, तो इनमें से कोई एक फील्ड मिल जाए, इससे नीचे आप जाते भी नहीं है, फिर आप यूनिवर्सिटी चेंज कर लेते हैं। तो अक्सर बच्चे क्या होता है, लेकिन एक और बेनिफिट मैं आपको बताऊँ तो NID के अंदर क्या होता है, COD जिसको हम कहते हैं, चेंज ऑफ डिपार्टमेंट। अगर आप मान लें कि आपने टेलीकॉम ले लिया, आपकी परसेंटेज कम आई, टेस्ट में नंबर कम है, आपने टेलीकॉम ले लिया, अब इस टेलीकॉम से आप क्या कर सकते हैं, COD होते हैं, एक सेमेस्टर के बाद अपने आप को ट्रांसफ़र कर सकते हैं ऊपर के किसी फील्ड में। मतलब BE से आप मान लें कि आप इलेक्ट्रिकल में, इलेक्ट्रॉनिक्स में, सॉफ्टवेयर में भी आप जा सकते हैं। इसके लिए करना क्या होता है कि आपको बस अपने जो इसके लिए 2 कंडीशंस होनी चाहिए। पहली चीज़ के सॉफ्टवेयर में सीट खाली हो, कोई ना कोई बच्चे उसको लीव करें, फिर अगर कोई दूसरे बच्चे जो डिपार्टमेंट से आने वाले हैं वो अपने टॉपर हों, अपने क्लासरूम के फर्स्ट सेमेस्टर के टॉपर हों, तो क्या होगा, उनको सॉफ्टवेयर की सीट भी मिल जाएगी जाकर। तो ये होता है कि सेमेस्टर में मेहनत करनी पड़ती है ताकि अपने नंबर बढ़ाकर अपने डिपार्टमेंट चेंज करा लें। चूँकि अक्सर बच्चे बेटा छोड़ देते हैं ना, खासतौर पर इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल तो बहुत सारे लोग छोड़ते हैं, इलेक्ट्रिकल हो गया, मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, चूँकि ये एडमिशन ले तो लेते हैं सेफ साइड के लिए, फिर बाद में जब जनवरी में, दिसंबर में जब KU के एडमिशन आते हैं ना, तो बच्चे इसको छोड़कर जो है वो KU में चले जाते हैं, ये सीट खाली रह जाती है, फिर इसको COD हो जाती है। ये हर साल होता है, 15-20 बच्चे छोड़ के जाते रहते हैं नीचे के फील्ड से। हाँ, सॉफ्टवेयर में नहीं जाते हैं, ये बहुत मुश्किल है कि एक कोई बच्चा छोड़ दे, बहुत मुश्किल है कि नस्ट में उसने नेट 2 दिया, फिर उसका हो गया, फिर वो चला गया, वरना बहुत मुश्किल है। अक्सर 60 के 60 भरे रहते हैं उसके अंदर, तो एक सुप्रीम फील्ड है ना। बाकी नीचे की फील्ड तो बहुत खाली होती रहती है, बच्चे पॉलीमर से और बहुत नीचे की फील्ड से भी इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल ज्वाइन करते रहते हैं। तो मैं कहता हूँ कि ले लेनी चाहिए फील्ड NID के अंदर, अगर डाउन भी मिल रही है तो इंसान ले ले, COD करा के चेंज करा ले, ऐसे ही है, ठीक है। तो ये मैं आपको पहले ही बता दे रहा हूँ चीज़ों के बारे में। तो ये तो बेटा मैंने आप ये बात कर ली जो इंजीनियरिंग वालों के लिए। तब हम करते हैं हाइब्रिड बात, अब हम करते हैं हाइब्रिड बात से मुराद ये कि लाइक जो बात अब दोनों के लिए, अब टेस्ट के बारे में कुछ चीज़ें करते हैं, प्रिपरेशन कैसे करते हैं, क्या ये कुछ चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट थी जो मैंने डिस्कस की। आपने रिकॉर्ड भी मैं कर रहा हूँ और ये रात तक या सुबह तक अपलोड हो जाएगा, अगर आप मेरे चैनल पर हो तो आपको ये चीज़ें रिपीट भी कर सकते हैं अगर आप कोई बात मिस कर चुके हैं मेरी, या कोई स्लाइड, लेकिन आप लिख तो नहीं रहे तो कोई मसला नहीं है, वो स्लाइड से भी आपको दिख जाएगा। तो और महन माइंड में भी आ चुका होगा बहुत कुछ जिसके लिए आप बैठे। बाकी आपके क्वेश्चंस भी आपके माइंड में होंगे जो मैं एंड में आपसे ले लेंगे, FAQs जितना टाइम होगा। यू मस्ट स्टार्ट अर्ली। सर अभी एडमिशन, अभी क्यों हम टेस्ट की प्रिपरेशन स्टार्ट करें, इतनी जल्दी क्यों कर दें सर?
मतलब हम तो थोड़ा लेट भी कर सकते हैं, मतलब अक्सर बच्चों का माइंड क्या होता है सेकेंड ईयर के बाद, सर अभी तो सेकेंड ईयर का बर्डन इतना ज़्यादा हम पर है तो हम कैसे अभी तैयारी करेंगे। सेकेंड ईयर है, उसमें फिजिक्स पढ़नी है, केमिस्ट्री पढ़नी है, बायो पढ़नी है, मैथमेटिक्स पढ़नी है, पीएचडी पढ़ना है, उर्दू पढ़ना है, इंग्लिश पढ़ना है, कैसे करेंगे। हमारे में तो इन 6 सब्जेक्ट्स ने जो हमारी जान लेके रखी हुई है, आए दिन कोचिंग में टेस्ट होते रहता है और परेशान होते रहते हैं हम, तो ये कैसे करेंगे। और मसला है कि स्टार्ट करना पड़ेगा। रीज़न क्या है, तो आपके टेस्ट, आपको पता है एग्ज़ाम्स जो आपके होने वाले हैं बोर्ड एग्ज़ाम्स, तो वो लेट से कि अब तो लेट हो रहे हैं और ज़्यादा बोर्ड एग्ज़ाम ना, चूँकि इसकी वजह से रमज़ानों की वजह से। तो जो अभी टेंटेटिव डेट आई हुई है वो यही कि मतलब अप्रैल के, कह सकते हैं कि अप्रैल में आपके 9-10 के एग्ज़ाम्स होंगे और मई के स्टार्ट में फर्स्ट वीक ऑफ मई से आपके इंटरमीडिएट के सेकेंडरी के एग्ज़ाम्स होंगे। मई तक जाएगा, मई जून तक ये जाएगा। मई से स्टार्ट होगा, जून में प्रैक्टिकल्स होंगे और जून आपको पता है पूरा 30 दिन प्रैक्टिकल में चला जाता है। और आपको पता है कि जाकर जुलाई में आपका फास्ट का टेस्ट आ जाएगा, अगस्त में आपका एनईडी का टेस्ट आ जाएगा, सितंबर में आपका एमडी का आ जाएगा। तो आपके पास टाइम ही नहीं है एडमिशन मतलब याद करने। अगर आप सोचेंगे सेकेंडरी के बाद सर करेंगे, तो सेकेंडरी के बाद तो यू डोंट हैव एनी टाइम, आपके पास तो वक्त ही नहीं बचा ना। तो 1 महीना है, 2 महीना है, 1 और 2 मंथ्स में हम कभी भी ऐसा नहीं कर सकते हैं कि हम जो है वो प्रैक्टिस कर लें और हम तैयारी कर लें। तो यू हैव टू स्टार्ट अर्ली, यू विल हैव गुड टाइम फॉर प्रिपरेशन। आपके पास एक अच्छा वक्त होगा तैयारी करने के लिए। हेल्प्स टू रिवाइज योर सेकेंड ईयर विद कॉन्सेप्चुअल लर्निंग एमसीक्यूज बेस्ड। एक फ़ायदा ये भी होता है कि जब हम स्टार्ट करते हैं ना बेटा एप्टीट्यूड टेस्ट की प्रिपरेशन को, तो हम सेकेंड ईयर की पहले पढ़ते हैं, फर्स्ट ईयर नहीं पढ़ते, सेकेंड ईयर को पढ़ते हैं जो आपका साथ साथ चल रहा है। मतलब मान लेते हैं कि अभी आपने सेकेंड ईयर को आपने 50% या 60% कोर्स आपका कवर हो चुका, आप कहीं पे भी पढ़ रहे होंगे, आधा कोर्स आपको हो चुका होगा एटलीस्ट 50%। तो वो आपने उसके ऑब्जेक्ट मतलब सेक्शन बी, सेक्शन सी, शॉर्ट लॉन्ग आपने याद कर लिया होगा। थोड़ा ये होता है कि एमसीक्यूज़ के लिहाज से हम थोड़ा परेशान होते हैं कि फिजिक्स में या फिर केमिस्ट्री में या फिर बायो में या मैथमेटिक्स में एमसीक्यूज़ हमसे सॉल्व नहीं हो रहा होता। तो एप्टीट्यूड टेस्ट की तैयारी जब कर रहे होंगे तो सेकेंड ईयर में ये हेल्प आपको मिल रही होगी कि आपको एमसीक्यूज़ जो है वो आपकी तैयारी हो रही होगी, सेक्शन ए जो आपका आता है एमसीक्यूज़ का, ठीक है। मिनिमाइज द रिस्क ऑफ एक्सीडेंटल चेंजेस। ऐसा भी होता है समटाइम्स के सेकेंडरी एग्जाम्स के बाद आप मसरूफ़ हो सकते हैं, क्या पता किसी की तबीयत ख़राब हो जाए, क्या पता किसी को कहीं मूव करना पड़ जाए, कोई फंक्शन आ जाए घर के अंदर। तो अगर आपने पहले से तैयारी करके रखी होगी ना, तो फिर आपको एक्सीडेंटल चेंजेस के लिए आप प्रिपेयर होंगे, तैयार होंगे। इसीलिए हमें पहले शुरू करना चाहिए। ये तमाम रीज़न्स हैं कि वाई वी नीड टू स्टार्ट अर्ली, हमें क्यों अभी से स्टार्ट करना पड़ेगा, हम क्यों सेकेंडरी के एग्ज़ाम्स का वेट नहीं कर रहे हैं एप्टीट्यूड के लिए। तो स्टडी प्लान क्या होगा इसके नतीजे में कि इंटरमीडिएट एग्ज़ाम्स जो है वो तो एक्सेप्टेड, ये मैंने पुरानी स्लाइड को डाली, अभी चेंज हुई है ये, ठीक है। एक्सपेक्टेड अभी है हमारे पास जो है ना मई जून में, अप्रैल मई में नहीं है, मई जून में, ठीक है। तो पहले था कि गवर्नमेंट तो ये कह रहे थे अप्रैल मई में करेंगे और 90 के एग्ज़ाम हम रमज़ान में कर देंगे, लेकिन फिर बाद में ये हुआ कि रमज़ानों में एग्ज़ाम होते नहीं है, तो उन्होंने उसको फिर आगे बढ़ा दिया खुद ही। तो अब अगर तो ये अब हमारे एग्ज़ाम जा रहे हैं मई जून में इंटरमीडिएट के। अभी आ जाएगा नोटिफिकेशन ऑफिशियल, तो अभी मैं ऐसे ही अनऑफिशियली आपको बता रहा हूँ। एडमिशन टेस्ट आपका अगस्त सितंबर में, अगस्त में आपका ई कैट हो जाएगा और सितंबर में आपका एमडी कैट हो जाएगा और सितंबर में ही आपका जो है वो सेकंड राउंड ऑफ एनईडी होता है। फर्स्ट राउंड अगस्त में होता है, सेकंड राउंड सितंबर में होता है। वन वे टू गेट एडमिशन, एक तरीका एडमिशन गेट करने का क्या है, तो देखो इंटर की जो आप स्टडीज़ आप किसी भी कोचिंग में ट्यूशन्स में पढ़ते हैं, तो आप मंडे टू सैटरडे आप अक्सर वहाँ क्लासेस ले रहे होते हैं, या क्या पता 3 डेज़ लेते हो, क्या पता पूरे 6 डेज़ लेते हो। संडे अक्सर आपका ऑफ रहता है, अगर एक्स्ट्रा क्लास नहीं लग रही है समटाइम्स, या एक्स्ट्रा क्लास लग भी रही हो तो छोटी लग रही होती है, बहुत लंबी नहीं लग रही होती। तो ये मंडे और कॉलेजेस भी ऑफ होते हैं इसके अंदर। तो मंडे टू सैटरडे आप इंटरमीडिएट की तैयारी करते हैं। उसके बाद टेस्ट प्रिपरेशन के लिए हम जो रिक्वायर करते हैं 2 एलिमेंट्री टेस्ट सिस्टम में, उसमें हम सिर्फ संडे रिक्वायर करते हैं। मतलब संडे का सिंगल डे होता है, मतलब सैटरडे संडे भी नहीं करते, हम सिर्फ संडे करते हैं, ताकि कोई भी स्टूडेंट अपने किसी भी इदारे से हो, कोचिंग सेंटर से, उसके सेकेंड डे डिस्टर्ब ना हो। और हम संडे को क्या करें, टेस्ट प्रिपरेशन करें। उसके अंदर हम जो सब्जेक्ट्स हैं, 4 सब्जेक्ट्स हैं जो हम वो डील करें, जिसमें मैं खुद जो है वो टीच कर रहा होता हूँ। जैसे तीनों कैंपसेस के अंदर लाइक हम जो है वो केमिस्ट्री है या इंग्लिश है, और एमडी कैट के लिए लॉजिकल रीजनिंग भी, और उसके लेक्चर भी आपको मिलेंगे मेरे यूट्यूब पर। तो मैं किस तरह पढ़ाता हूँ, क्या चीज़ें करता हूँ, तो आप यूट्यूब पे देख सकते हैं। तो वो मैं 3 सब्जेक्ट डील करता हूँ, बाकी हमारे पास अदर टीचर्स हैं डिफरेंट सब्जेक्ट के लिए। तो एनईडी को मैं 2 सब्जेक्ट डील करता हूँ, 50 नंबर की तैयारी कराता हूँ एनईडी के लिए मैं, लाइक इंग्लिश की और उसकी लाइक केमिस्ट्री की। और एमडी कैट में मैं इंग्लिश है और केमिस्ट्री है और लॉजिकल रीजनिंग है, ये 3 सब्जेक्ट्स हैं वो डील कर रहा होता हूँ, ठीक है। बाकी टीचर हमारे पास है, बायो के लिए अलग होते हैं, फिर फिजिक्स के लिए अलग होते हैं, ठीक है। तो वो फिर हम उसमें देखते हैं। तो पूरी टीम होती है हमारी जो यहाँ पर वर्कआउट कर रही होती है उसके अंदर। तो ये हमारा सक्सेस डायरेक्शन है कि हम संडे क्लासेस करते हैं, सैटरडे संडे नहीं करते हैं जो अक्सर हो रहा होता है। हम सिर्फ संडे एक ही दिन रखते हैं ताकि आपके इंटरमीडिएट आपके ज़्यादा डिस्टर्ब ना हो।
सैटरडे संडे में आपकी इंटर ज़्यादा डिस्टर्ब हो रही होती है। अक्सर जो बच्चे इंटर पढ़ रहे होते हैं, जो उसमें भी नंबर लाना है ना, उसको तो नहीं छोड़ सकते भाई। 40% मैटर कर रहा है MD कैट में, 50% मैटर कर रहा है NED में, फास्ट में भी मैटर कर रहा है, तो हम उसको कैसे छोड़ सकते हैं? मतलब लाइक या KU में आप जाएंगे तो उसमें मैटर करेगा, तो उसको हम छोड़ नहीं सकते कि आप सेकेंडरी को तो तैयारी छोड़ कर। कराची में हम पढ़ते हैं, इंटीरियर में तो अक्सर अच्छा ये चीज़ें इंटीरियर के अंदर ऐसी होती है ना, इंटीरियर सिंध के अंदर, कि बच्चे सिर्फ एंटी टेस्ट की ही तैयारी करते हैं। अगरचे रिकॉर्डिंग है लेकिन मैं ऐसे ही बता देता हूँ आपको, तो जो इंटीरियर से ताल्लुक़ रखते हैं आप ऐसे कोई बच्चे तो आप जानते हैं वो सिर्फ एंटी टेस्ट की तैयारी करते हैं, वो इंटर की तैयारी करते ही नहीं है, क्योंकि इंटर में उनकी परसेंटेज आराम से आ जाती हैं। ऐसे ही है ना भाई, तो इतनी ज़्यादा सख्ती नहीं होती है, स्ट्रिक्टनेस इतनी ज़्यादा नहीं होती है, इसलिए उनके यहाँ होता है एप्टीट्यूड टेस्ट पूरा 6 दिन चल रहे होते हैं। लेकिन हमारे कराची में ऐसा नहीं होता, जो कराची का टफ होता है बड़ा सिस्टम। हम जब इंटर के एग्ज़ाम में बैठते हैं तो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस होती है। तो आपने फर्स्ट का एग्ज़ाम दिया, आपको पता होगा, इसलिए हमें सेकेंडरी भी पढ़ना पड़ता है। हम घर बैठ के नहीं कर सकते कि यार हो जाएगा, इसलिए हम लोग कराची के अंदर क्या करते हैं, सिर्फ सेलेक्टेड 1 या 2 दिन ही एंटी टेस्ट की तैयारी करते हैं। तो बहुत सारे अक्सर बच्चे कहते हैं ना कि सिंध वाले जो होते हैं ना, इंटीरियर वाले, वो कहते हैं सर आप 1 ही दिन तैयारी कराते हैं, 2 दिन तैयारी कराते हैं, इसमें क्या होगा सर? हमारे उमरकोट में तो सर पूरे 6 दिन चल रही होती है। तो भाई वो रीज़न अलग है, मैं रिकॉर्डिंग के थ्रू भी बताना चाहता हूँ कि रीज़न क्या है, क्यों नहीं चलती हमारी कराची में तैयारियाँ, क्यों 1 और 2 ही दिन चला रहे होते हैं। हाँ, सेकेंडरी के बाद आपने सेकेंडरी के एग्ज़ाम दे देंगे, उसके बाद आप फ्री हो जाएंगे, तो पूरे 6 डेज़ 5 डेज़ भी चल रही होती हैं। सेकेंडरी के बाद जो आपके पास जो भी मंथ से 3 मंथ से 2 मंथ से वो रेगुलर क्लासेस चलती हैं, लेकिन अभी हम सिर्फ संडे चलाते हैं ताकि हम जुड़े रहें तैयारी के साथ, बिल्कुल ही उसको छोड़ ना दें। और एक दिन में 1 चैप्टर हमारा कवर हो रहा होता है उसके अंदर, लाइक एक दिन अगर आप क्लास में आएंगे ना तो 1 चैप्टर पूरा कवर हो जाएगा फिजिक्स का, 1 चैप्टर पूरा केमिस्ट्री का, 1 पूरा मैथमेटिक्स का, 1 पूरा बायोलॉजी का। इस तरह से फास्ट पेस पे चलता है, चूँकि हमें MCQs बेस्ड लर्निंग करनी होती है बेटा। एक तो सेक्शन तो आप इंटरमीडिएट में करते हैं, पूरा लॉन्ग क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन याद कर रहे हैं, है ना, और इंपॉर्टेंट के लिहाज से टारगेट पेपर के लिहाज से याद करते हैं। ऐसे ही होता है ना भी, आपको पता है कि भाई टारगेट पेपर होगा, इससे हम तैयारी कर लेंगे, इससे हमारा पेपर निकल जाएगा। बट एंटी टेस्ट में ऐसा नहीं होता हमारे पास ना, इसमें इंपॉर्टेंट इतने ज़्यादा नहीं आते हैं, कुछ भी सवाल कहीं से भी आ सकता है, और MCQs बेस्ड आते हैं तो हमें शॉर्ट पॉइंट्स को पढ़ना पड़ता है सिर्फ, तो इतना मुश्किल नहीं होता। आप बोलोगे तो 1 दिन में 1 चैप्टर कैसे हो सकता है? सिंपल सी बात है कि अगर मिसाल के तौर पर अगर मैं हाइड्रोकार्बन से अगर मैं पढ़ाता हूँ सेकेंड ईयर के अंदर, तो आप देखोगे तो 13-14 लेक्चर डले होंगे सेकेंड ईयर के, मतलब 10 लेक्चर से ऊपर ही लेक्चर होंगे मेरे प्लेलिस्ट के अंदर। लेकिन यही लेक्चर अगर आप एंटी टेस्ट में जाओगे तो 1 शॉट में 1 लेक्चर होगा सिर्फ, क्योंकि आप वहाँ देखोगे कि जब मैं MT टेस्ट में पढ़ाऊँगा तो उसमें क्या करूँगा, सिर्फ शॉर्ट पॉइंट्स बताऊँगा बस। ये नहीं कि मेन पॉइंट्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, ये नहीं कि पूरा लॉन्ग क्वेश्चन लिखेंगे हेडिंग डाल के, ऐसा कुछ नहीं करना होता है, सिर्फ पॉइंट वाइज चीज़ों को लिखते हैं। इसलिए 1 चैप्टर 1 दिन में हो जाता है एंटी टेस्ट में, अगर 2 घंटे की क्लास मिलती है हमें तो सही है, और ऐसा ही होगा। तो इसलिए 1 ही दिन हम लेते तो 1 दिन है, लेकिन हम सब कोशिश करते हैं कि जितना पूरा का पूरा ज़्यादा से ज़्यादा कवर हो जाए। प्रिपरेशन की ज़रूरत क्यों होती है? समटाइम्स बच्चे कहते हैं प्रिपेयर ही क्यों करें, हम तो इंटर पढ़ रहे हैं, तो ज़रूरत क्या, इंटरव्यू जो चीज़ें वही तो आ रही हैं, इंटर से ही MCQs बन रहे हैं, तो क्या नीड है, क्या ज़रूरत है? तो पहली बात, ऑल द यूनिवर्सिटीज़ कंडक्ट एंटी टेस्ट। अब जाकर हर यूनिवर्सिटी बेटा एंटी टेस्ट कंडक्ट करती है, बिना एंटी टेस्ट के एडमिशन कहीं नहीं होता, कुछ भी आप कर लो। आप बोलोगे सर होता तो है, कराची यूनिवर्सिटी में होता है ओपन मेरिट प्रोग्राम के अंदर, बिल्कुल होता है, अभी एडमिशन चल रहे हैं KU ओपन मेरिट के, लेकिन आप उसमें बताओ कौन सी फील्ड्स है उसके अंदर? कोई अच्छी फील्ड नहीं होती उसके अंदर। है फील्ड्स अच्छी से मुराद ये कि स्कोप वाली कोई नहीं होती है, स्कोप वाली सारी फील्ड्स टेस्ट में आती हैं उसके, BS कंप्यूटर साइंस, BS सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, इसी तरह से फूड साइंस वगैरह आ गया, अप्लाइड केमिस्ट्री आ गई, या फिर जो भी, या फार्मडी आ गया, DPT आ गई, LLB आ गई, मास कॉम आ गया, ये सब का सब टेस्ट बेस्ड है। और जो भी बाकी फील्ड बच जाती है, जहाँ एडमिशन वैसे ही कोई लेना नहीं चाहता, उसको ओपन मेरिट कर देते हैं ताकि कम से कम सीट तो भरे उसकी। तो इसके लिए होता है ओपन मेरिट में, याद रखना KU देती है तो है बिना टेस्ट के, उसके अलावा और कोई यूनिवर्सिटी नहीं देती है। कहीं पे भी आपको फार्मडी करनी है, प्राइवेट गवर्नमेंट, आपको टेस्ट देना पड़ेगा। आपको BS BE कर रही है कंप्यूटर साइंस में, पूरे कराची में कहीं पे भी आपको टेस्ट देना पड़ेगा, सही है। तो ऑल द यूनिवर्सिटीज़ कंडक्ट एंटी टेस्ट। MCQs बेस्ड लर्निंग मिसिंग इन इंटर, जैसे मैंने बताया MCQs के लिहाज से हम पढ़ते नहीं हैं, हम अक्सर ऐसी बात है शॉर्ट लॉन्ग की तैयारी कर रहे होते हैं, कोई टेस्ट होता है अगर कोचिंग में, हम शॉर्ट और लॉन्ग ही याद करके जाते हैं, फिर सोचते हैं MCQs निकल गया, उससे तो निकल गया, नहीं निकला हो तो देखेंगे, ऐसे ही होता है ना भाई। MCQs की तैयारी नहीं करते हम टेस्ट के अंदर, अक्सर हम लोग शॉर्ट लॉन्ग ही कर रहे होते हैं, हर जगह ऐसी होती है। तो ये मिसिंग होती है MCQs बेस्ड लर्निंग, जो हम एंटी टेस्ट पर ज़्यादा फोकस करते हैं। रिस्ट्रिक्शंस में ट्रेवल, कुछ रिस्ट्रिक्शंस भी होती हैं एंटी टेस्ट के अंदर, जैसे कि एक विदाउट कैलकुलेटर मैथमेटिक्स जो फास्ट में जो है वो आपके MD कैट के अंदर, उसमें हम ये सिखाते बिना कैलकुलेटर के कैसे करेंगे MCQs को सॉल्व, इतना आसान नहीं होता। दैट सी बात है ना, कोई भी सिंपल देखो, अगर 2 × 2 + 2 = 4 करना है तो ये तो एवरीबडी कैन डू, कि बहुत सिंपल है कि सर 3 × 7 करना है, तो ये तो करना बड़ा आसान है।
लेकिन 3.1 इंटू 4.74 अब ये करना मुश्किल है। इसको किस तरह से किया जाएगा, इसके ट्रिक्स क्या होंगे, वो हम एंटी टेस्ट में डिस्कस करते हैं। क्या तरीका, क्या पता कुछ को ये भी करना आता हो, बट इसको सीखते हैं, जिनको नहीं आता उनके लिए। टाइम लिमिट्स होती हैं, जैसे हमारे पास 210 मिनट में 200 MCQs MDCAT में करना है, NED में 120 मिनट में हमें 100 MCQs करना है। तो ये टाइम लिमिट्स क्या होती है, कम होती हैं। इंटर में आपके पास क्या होता है, MCQs का पर्चा मिलता है, 3 घंटे आपके पास टाइम होता है, कभी भी कर दो उसको। या अभी तो आखिरी के आधे घंटे में मिल रहा है, 30 मिनट्स में मिल जाते हैं, लेकिन MCQs क्या होते हैं, कम होते हैं, उसके आधे होते हैं, 17 MCQs होते हैं, और आधा घंटा मिल जाता है 30 मिनट। यहाँ पर क्या है, NED के अंदर आपको जो है वो 120 मिनट्स में 100 MCQs करना है, और MDCAT में क्या है 210 मिनट में आपको 200 MCQs करना है। तो लगभग 1 मिनट और कुछ सेकंड आपको मिल जाए, जबकि इंटर में बहुत ज़्यादा टाइम मिलता है आपको MCQs करने के लिए। तो रिस्ट्रिक्शंस हैं, टाइम लिमिट्स और विदाउट कैलकुलेटर मैथमेटिक्स, जो क्या करती है, टेस्ट को मुश्किल बनाती है और तैयारी करने की ज़रूरत पड़ती है। सॉल्यूशन क्या है, सॉल्यूशन ये होता है इसका कि नीड प्रॉपर गाइडलाइंस विद एक्सपर्ट्स, कि हमें प्रॉपर गाइडलाइंस चाहिए एक्सपर्ट्स के साथ, कि हम टेस्ट प्रिपरेशन एक्सपर्ट्स हैं, 2009 से इसकी में हम जुड़े हैं और हम टेस्ट की तैयारी कराते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट एडमिशन लेते हैं। लास्ट टाइम NED के अंदर सेकंड पोजीशन जो थी तो हमारे स्टूडेंट की थी, सेकंड पोजीशन जो आई थी मेरिट लिस्ट के अंदर, NED नंबर 2, मैंने शेयर भी किया था उसको यूट्यूब पर। तो हमारे स्टूडेंट थी और इनकी कैंपस के जिससे सेकंड पोजीशन NED मिली हमारे अपने इदारे की, और 25+ स्टूडेंट्स ने जो है NED में एडमिशन गेट किए, जिनमें सॉफ्टवेयर में भी हुआ, BCIT में भी हुआ। शायद उसकी लिस्ट आगे आएगी तो मैं आपको दिखा दूंगा उन बच्चों के नेम। मैं बता रहा हूँ जो फिजिकल क्लासेस में, और बाकी जब हम यूट्यूब के थ्रू जाएंगे तो आधी NED तो वैसी बैठी होती है, जैसे मैंने लेक्चर देखे हुए होते हैं कहीं ना कहीं से, ठीक है, अक्सर ऐसे ही होता है। तो मैं उनकी बात नहीं कर रहा कि जो यूट्यूब से देख कर जा रहे हैं, वो तो बहुत सारे, वो तो मैं कभी लगाता हूँ तो लगता ही रहता है, ठीक है, पोस्ट। मैं कह रहा हूँ उन बच्चों को जो हमारे इस क्लासरूम में बैठकर फिजिकल क्लासेस से गए। अच्छा, कि ये भी एक चीज़ होती है, एक मिथ होती है कि लाइक ऑनलाइन स्टडीज़, ऑनलाइन वर्सेस फिजिकल, ये भी बात मैं ज़रा डिस्कस कर लूँ, आपके माइंड में होगी। देखो, मैंने कभी ऑनलाइन क्लासेस नहीं चलाई, आप जानते हैं कि ना, अगर आप मुझे, तो मैंने ऑनलाइन क्लासेस एप्टीट्यूड के भी, आप से भी शायद किसी ने मैसेज करके पूछा हो कि सर ऑनलाइन है, तो मैं बोलता हूँ नहीं है। तो ऑनलाइन हम नहीं चलाते। इसकी रीज़न यही होती है कि ऑनलाइन मुझे खुद पर्सनली इतना ज़्यादा पसंद नहीं है और हम इसको नहीं पसंद करते। ऑनलाइन में सक्सेस रेशो बहुत कम होता है, सक्सेस रेशो इतना ज़्यादा नहीं होता। लैक ऑफ कंसंट्रेशन, लैक ऑफ फोकस, कंफर्ट जोन, ये चीज़ें इंसान को क्या करते हैं, नाकाम करती हैं। इसलिए मुझे ऑनलाइन इतना ज़्यादा पसंद नहीं है, उसका सक्सेस रेशो भी इतना नहीं होता है। जबकि अगर हम चाहें तो उसको कर सकते हैं यूट्यूब के थ्रू। मैं बोल दूँ मुझे ऑनलाइन में बैच चला रहा हूँ तो कितने बच्चे हैं, बट मैं इसको नहीं समझता। फिजिकल जो इस तरह की क्लास होती है ना, इसमें जितनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो सकती है ना, वो नहीं हो सकती। अब इसी वीडियो को घर बैठ कर कोई बच्चा देख रहा होगा ना, वो तो नहीं समझ पाएगा जितना आप समझ के यहाँ से जाओगे। फिजिकल एक इसकी बात ही डिफरेंट होती है जब आप फेस टू फेस कन्वर्सेशन करते हैं किसी क्लासरूम में बैठकर, ऐसे ही है ना भाई। तो ये चीज़ थी, तो इसके लिए मैं समझता हूँ कि ऑनलाइन से बेहतर है कि आप, अच्छा ऑनलाइन में फ़ी भी कम होती है, आप कम फ़ी में भी ले सकते हो भाई, बहुत कम फ़ी होती है, कहीं 5,000 10,000 इस तरह की फ़ी में आप कर सकते हो। लेकिन इसका नुकसान पढ़ाने वाले को इससे नहीं होता कि वो एक साथ 200 बच्चे एक बैच के अंदर डले हुए होते हैं, जूम क्लास आ गई 100 बच्चे 150 बच्चे, तो उनको तो मिला जुला के तो बन जा रहा है, स्टूडेंट का नुकसान हो रहा है। मेरा तो फ़ायदा ही फ़ायदा होगा, मैं एक बैच सिर्फ चलाऊँगा, 1 घंटे में 200 बच्चे चला लूँगा, लेकिन मसला क्या होगा, स्टूडेंट की सक्सेस रेशो डाउन होगी उसके अंदर। बात समझ में आ रही है मेरी? तो चीज़ें बेहतर चीज़ तो ये है कि आपको सक्सेस मिले, आपको कामयाबी मिले, है ना। तो इसी के लिए जो टीचर होते हैं ताकि स्टूडेंट कामयाब हो सके। हम अपनी कामयाबी तो नहीं सोचेंगे इस चीज़ पर, पहले आपकी कामयाबी सोचेंगे। इसके लिए हम ये कहते हैं कि बेहतर होता है कि आप फिजिकल क्लासेस को ज्वाइन करें, उसमें मज़ा ही अलग होता है, उसमें पढ़ाने में। फिर उन बच्चों का नाम लगाने में मज़ा अलग आता है जो फिजिकली पढ़े होते हैं, किन का एडमिशन हुआ। तो नीड टू प्रैक्टिस रेलेवेंट मटेरियल, रेलेवेंट मटेरियल से तैयारी करनी होती है आपको, कि जो मटेरियल टेस्ट मटेरियल हम आपको प्रोवाइड करते हैं, टेस्ट बुक्स वगैरह, उसको हम प्रैक्टिस करते हैं। उसके थ्रू फिर क्या होता है कि हम तैयार होते हैं एडमिशन के लिए। रेलेवेंट मटेरियल होना चाहिए जो टेस्ट में आने वाला हो, तो उसको हम तैयारी करें। मिथ यही होती है कि वी कैन डू प्रिपरेशन बाय आवर सेल्फ, कि हम खुद तैयारी कर लेंगे, सर हमें तो नीड ही नहीं है, हम घर बैठ के कर लेंगे। कर लेते हैं, अक्सर यूट्यूब चैनल्स बहुत सारे खुले हैं, उसके थ्रू भी आप कर सकते हैं, ठीक है, करते हैं। लेकिन फिर वही बात है, असेसमेंट कैसे करोगे बेटा? असेसमेंट में फंस जाओगे। सिर्फ लेक्चर लेने से नहीं होता है। अगर मैंने लेक्चर आपको दे दिया, अब आप टेस्ट की तैयारी कैसे करोगे? आपको आया कितना? असेसमेंट कैसे होगी? वो तो क्लासरूम में ही होगी ना, जब हम टेस्ट कंडक्ट करेंगे, उसके बिना तो होगी नहीं। तो इस चीज़ में हम कहते हैं कि सिर्फ लेक्चर देखने से नहीं होता। अक्सर ऐसा होता है बच्चों ने डाउनलोड पे लगाया होता है 100 लेक्चर, लेकिन उसको देख नहीं रहे होते हैं, क्योंकि डिस्ट्रैक्शन है ना भाई। अब यूट्यूब खोलते हैं, जब उसको पढ़ रहे होते हैं तो उधर से फिर एक अलग नोटिफिकेशन आ जाती है, किसी फ्रेंड का मैसेज आ जाता है, हम उस तरफ चले आते हैं, डिस्ट्रैक्शन बहुत है। जबकि क्लासरूम में ऐसा नहीं होता, आप बैठ जाते हो तो आपको लगता है अब तो सुन के ही जाना है कुछ ना कुछ, तो पढ़ ही लेते हैं यार, जब आई गए तो ऐसे ही होता है। तो ये एक बेनिफिट होता है। रियलिटी ये है कि ओनली फ्यू कैन मेक दिस, कुछ ही लोग हैं जो शायद ऑनलाइन कर सकते हैं,
ऐसे भी बच्चे हैं जो मुझे बताते हैं आकर यूट्यूब पर कि सर मैंने कोई कोचिंग ज्वाइन नहीं किया था और मैंने सर आपके उससे पढ़ा है और मेरा एडमिशन हो गया। बट ऐसे हर कोई नहीं होता है। फिर वो बच्चे अगर हम उनसे मिलेंगे तो हमें लगेगा कि यार वाकई में ये बच्चा ऑनलाइन कर सकता था। ठीक है, हर स्टूडेंट ऐसा नहीं कर सकता है। तो ओनली फ्यू कैन मेक दिस, बट मैनी अदर गेट इन टू वर्स कंडीशंस इवन दे हैव गुड एकेडमिक ग्रेड्स। बहुत सारे अक्सर तो ऐसे होते हैं कि वो वर्स कंडीशन पे आ जाते हैं और एकेडमिक ग्रेड उनकी अच्छी भी होती है, उनका एडमिशन नहीं हो पाता है टेस्ट में नंबर कमाने की वजह से। ठीक है, ये कुछ चीज़ें थी जो कि मैंने यहाँ पर डिस्कस कर ली आपसे, और अजान भी हो रही है तो यहाँ पर मैं थक भी चुका हूँ, थोड़ा काफ़ी चीज़ें बोल चुका हूँ। तो मैं, हमारे एक और टीचर हैं यहाँ पर सर मोहसिन जमाल, जो फिज़िक्स डील करते हैं, तो वो मेरे साथ यहाँ पर मौजूद है। हम सब साथ में ही हम सेंटर को रन करते हैं, तो वो कुछ बातें आपसे चंद बातें करेंगे और आपको मेरे अलावा जो मैंने बातें बता दें इसके अलावा कुछ और बातें अब वो यहाँ से वो कंटिन्यू करके आपको गाइड करेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू मी।